हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हालचाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 6 में, जो कि हाँ बिल्कुल लाइव है। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। बड़े दिनों बाद फिर से लाइव लेने का मौका मिला। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। हमारी क्लास 2 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की नहीं। पता करूंगा बेटा कितने घंटे की होती है। मुझे इतना पता है कि अगर एक सवा घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर होता है तो वो 2 घंटे की लाइव क्लास के बराबर होता है। ये आप समझ जाओ तो अच्छा है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर अगर 1 घंटे 15 मिनट के आसपास होता है ना, वो आपका 2 घंटे के लाइव लेक्चर के बराबर कंटेंट होता है। इनफैक्ट उससे ऊपर ही जाएगा। लाइव क्लास में उतना नहीं पढ़ाया जा सकता। आप इस चीज को समझिए, है ना। रिकॉर्डिंग 1 घंटे सवा घंटे की मोर देन इनफ होती है। मतलब 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट हद मार के, 1 घंटा 30 मिनट हद मार के रिकॉर्डिंग बहुत होती है। उसको आपको देखने में 2 से सवा 2 घंटे लगेंगे, तो बात वहीं बैठ जाती है। ठीक है। चलिए, इसीलिए अगर मैं 2 घंटे की या 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग पटकने लग गया ना बेटा, तो तुमको देखने में 3 साढ़े 3 घंटे जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए मुझे पता है कैसे क्या करना है। सिलेबस की चिंता तुम मत करो, मैं करवा दूंगा सिलेबस, टाइम से करवा दूंगा। बोलो। तुम बोलो इसी महीने करवा दूं, तुम बोलो अगले महीने खत्म करवा दूं। तुम बोल के तो देखो, फिर तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैनिपुलेट मत करो चीजों को। मुझे पता है कैसे करवाना है। हाँ जी। चले शुरू करें। हाँ मतलब ऐसे मेरे अंदर का मतलब सूंडी मत जगाओ, सैंडी तक ही ठीक है। फालतू के कमेंट करके सूंडी नहीं जगाना है। सैंडी सूंडी पता है ना? पता है ना? हाँ, अक्षय कुमार हाउसफुल वाला। हाँ हाँ हाँ, पता है ना, बस वही। तो मेरे जाग जाता है फिर अंदर से सूंडी। सूंडी को अंदर रहने दो। लास्ट लेक्चर में ये वाला होमवर्क दिया था आपको। बहुत। लास्ट लेक्चर में ये वाला होमवर्क दिया था, याद है? दिया था। इसके आंसर्स मैंने देखा था, बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ही लिख दिए थे, उसी वक्त लिख दिए थे इनफैक्ट, है ना, जिस टाइम पे वो लेक्चर चल रहा था। तो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको ढूंढना होता है कि ये किस तरह का मॉलिक्यूल है। अगर अभी तक भी इसमें किसी को कोई दिक्कत है ना, वीएससी पीआर को लेकर अगर कोई बच्चा परेशान है, तो मैं बता देता हूं बेटा, वो एक बेस है। उसको चाहे 2 बार देखना पड़े उस लेक्चर को, लेकिन मॉलिक्यूल का टाइप और मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो तुमको आना ही चाहिए। ये 2 चीजें नहीं आई तो हम यूं मान के चलो, केमिकल बॉन्डिंग पे क्रॉस लगा देना बेटा। केमिकल बॉन्डिंग पे क्रॉस लगा देना अगर ये 2 चीजें नहीं आई तो। XCF6 आएगा आपका AB6L1, आपने किया होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपका sp3d3। ठीक है। उसके बाद XCF4 आएगा आपका AB4L2, ये वाला भी, और ये इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। है ना। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं? sp3d2, यही लिखेंगे। सही है। ICl2 माइनस क्या होगा आपका? AB2L3, 3N2 5, यानी कि AsP3D हो गया क्या? IF7 AB7L0, ये क्या हो जाएगा? 7 है तो ये भी AsP3D3 हो जाएगा। जहां टोटल 6 7 आएगा, यहां पे 6 + 1 7 है तो sp3d3, यहां पे 7 + 0 7 है तो sp3d3। अब मेरे ख्याल से इसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब आप दो ये उठा के देख लो फटाफट कि किस कौन से 2 डी होते हैं। तो ये होता है बेटा dz² और dx² y² होता है। ठीक है। ये 3 है, 3 है तो इसको कॉपी कर लो।
है ना। इसको क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे ऐसे, ये लो, फिर इसको कॉपी कर लो यहाँ पे, ये भी आ जाएगा, फिर इसको कॉपी कर लो, फिर इसको कॉपी कर लो। ठीक है भाई। तो यहां से ये हटा दो, इसमें 3 है तो एक और ऐड कर दो डी एक्स वाई, इसमें 2 है यही रहेगा, इसमें एक और है तो डी एक्स वाई ऐड कर लो, ये लो, हो गया बस। लो। तुमको कॉपी नहीं करना है, तुमको कॉपी में लिखना है ना बेटा, तुम नहीं कर पाओगे ये, मैं ही हूं इतना ज्यादा टेक्निकल, तुम नहीं हो। सही है ना, एक बात चेक कर, टेक्निकल के चक्कर में कहीं हवा ना निकल जाए मेरी। हाँ, 2 3 2 1 3, ठीक है। चलो, अब एक मस्त सा टॉपिक उठाते हैं। हम हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशंस के आसपास चल रहे हैं, लाइक ऐसी चीजें जिनमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो हम उठाते हैं एक सवाल, पहले एक सवाल उठाते हैं, उसके बाद आपको सवाल से आपको खूब सारी चीजें याद आ जाएंगी। एक सवाल उठाते हैं और उसके बाद हम एंगल की बात करेंगे, बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। रेडी हो आप एक क्वेश्चन के लिए, सवाल के लिए तैयार हैं? वो कितनी याद आती है? बहुत, वो बहुत याद आती है। एक पूछ रहा, कह रहा वो कितनी याद आती, वो बहुत याद आती है। तुझे भी आती है क्या? ए यार, ये ना बोर्ड खराब करवाएंगे, अंदर से लोहा निकल गया भाई। चल, मुझे भी आती है सर, आज आती तो सबको है। मेरी वाली स्कूल गई है। अच्छा, पता नहीं है, आजकल तो भैया किसी की वाली बर्तन भी धो रही होती है। हाँ। उम्र का तो कोई अता पता ही नहीं चल रहा आजकल। तो एक सवाल करते हैं, चलिए आइए क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है बेटा। हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड पेयर्स, ऐसे रख दो इसको, सिग्मा बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स present at nitrogen in NO3 minus ion रेस्पेक्टिवली कर दो। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता करने हैं। सवाल मैं करवाऊंगा, ये चिंता मत करो। ये दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। हो सकता हो लैंग्वेज थोड़ी अलग हो, या हो सकता हो उन्होंने टोटल बॉन्ड पेयर्स पूछे हो, लोन पेयर नहीं, सिग्मा नहीं पूछा हो। तो कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से देख लेंगे। हम देख लेंगे इसमें 4 और 0, हम देख लेंगे इसमें 3 और 0, हम देख लेंगे इसमें 2 and 1, हम देख लेंगे इसमें 3 and 1। चलिए, ये पता करना है हमको। अब देखो हमारे पास सवाल, इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल से बहुत कुछ सिखाना है आपको, इसलिए ये सवाल लिया है। ऐसा नहीं कि ये सवाल आपको दे दूं कह कर लो, तो इसलिए पोल पोल मत चिल्लाने लग जाना, ठीक है। इसमें पोल नहीं, मुझे बहुत सारा बोल की जरूरत पड़ेगी, वो पहले सुन लो आप, है ना। मेरे बोल सुनो इस सवाल को लेके, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल में अगर तुमने मेरा वाला जुगाड़ लगाया तो गलती भी करोगे, और तुमको ये भी पता चलेगा कि वो गलती क्यों होगी, तुमको ये भी पता चल जाएगा कि वो गलती क्यों हुई है। ठीक है, जैसे अगर तुम मेरा वाला एमडीजे लगाते हो,
NO3 माइनस, है ना। तो तुम क्या करने वाले हो, तुम करने वाले हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तुम क्या करोगे, तुमको पता है कि जितना माइनस उतना सिंगल, याद है पता, बोलो 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 बोलो, जितना माइनस उतना सिंगल, याद आ रहा है, जितना माइनस उतना सिंगल। तो तुम क्या करने वाले हो, तुम ऐसे करने वाले हो कि अरे एक सिंगल यानी कि बाकी की जगह पे दो डबल, बाकी की जगह पे क्या कर दोगे, दो डबल कर दोगे। अगर वाकई में ये चीज हमें सिर्फ सिर्फ यही चीज होती सीखने के लिए तो मैं ये करता, लेकिन मैंने उसके बाद एक चीज बताई है, मैंने उसके बाद एक चीज बताई है। पहली चीज, अगर आप ऐसे करते हो, अगर आप ऐसे करते हो तो मेरा सवाल, ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है। मेरा सवाल यह है कि क्या ये स्ट्रक्चर सब लोग बना सकते हो, तुरंत बनाने में विश्वास रखते हैं, कह रहे सर हम तुरंत बना लेते हैं चीजें भी, मुंह भी, सर मैगी से जल्दी हमारा मुंह बन जाता है सर, है ना, अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो, है ना सर। हम आजकल की जनरेशन है, हम दुख को तुरंत मना लेते हैं और सुख को भी बहुत ज्यादा जल्दी मनाना जानते हैं। तो सर हम सारे काम फटाफट कर लेते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव, हम बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाले ओवर थिंकर टाइप के लोग हैं सर, हम ऐसे ही करते हैं। अभी हम नाराज हो चुके हैं क्योंकि आपका ये वाला ट्रिक नहीं लगा है, अभी हम नाराज हो चुके। आप इसका आंसर करना बंद करोगे, आप इसका आंसर करना बंद करोगे, प्लीज एक बार आंसर करना बंद कर दो। मैंने आपसे नहीं पूछा ये सवाल, और जिसको आता है अच्छी बात है, और जिसको आता है ये सवाल, इसका मतलब है वो तो दोबारा पढ़ रहा है, ठीक है। अब दोबारा पढ़ के आंसर देने वाले में वो कोई वैसे कोई अपने आप को महारथी ना समझे बेटा, आ जाइए। अगर पहले का पढ़ा हुआ है तो फिर चुपचाप सुने, ये लो, हाँ जी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अब आप इसमें नाइट्रोजन के अराउंड कितने बॉन्ड है जरा ये देख के बताओ। मेरा सवाल, इसमें नाइट्रोजन के अराउंड बॉन्ड कितने हैं, कौन बताएगा। नाइट्रोजन के अराउंड इसमें बॉन्ड कितने हैं, इसमें नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने हैं, कोवेलेंसी, कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इसमें कितनी आ रही है, 5। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 हो सकती है, क्या नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 5 हो सकती है, कौन बताएगा, यस और नो। सेकंड पीरियड एलिमेंट की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, कुछ याद आ रहा है। इसीलिए पहले मैंने भले ही सिखा दिया हो, लेकिन उसके बाद मैंने एक बात और सिखाई है, आपको उसका ख्याल तो रखना पड़ेगा। भाई मैंने बोल दिया कि इस रास्ते जाना है, ठीक है, आप उस रास्ते चल रहे हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि अगर गड्ढा आया तो ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, गड्ढा आया तो बचना भी पड़ेगा, ब्रेकर आया तो रुकना भी पड़ेगा, हो सकता हो आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। ये सावधानी है, सावधानी ये है कि आप बना रहे हो अच्छी बातें बनाओ, आप बना रहे हो अच्छी बातें बनाओ, लेकिन पॉइंट ये है कि आप नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बनाते हुए थोड़ा भगवान से डरिए, है ना, कदापि नहीं, बिल्कुल 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 कदापि नहीं, ये बन ही नहीं सकता। इसीलिए बताओ ये वाली स्ट्रक्चर जो है वो सही है या गलत, गलत हो जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। तो सर फिर कौन सी स्ट्रक्चर बनाए, तो आइए आपको मैं इसको ऐसे बहुत अच्छे तरीके से सिखाता हूं, आप समझ जाना, है ना। आगे वाली स्लाइड पे ले लूं बेटा, आगे वाली स्लाइड पे ले लूं। अच्छा, अगर ये वाली स्ट्रक्चर होती तो क्या आप इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर -3 1/3 करते, एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन क्या करते, -1/3 करते, करते ही नहीं करते। फिर आप इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर क्या करते, आप करते इसको 1 2 3 4 5, है ना, मतलब ये आप करते 1, 1 सेकेंड, ये कितना करते आप 5/3 करते। मुझे बताओ कि अगर ये स्ट्रक्चर ही गलत है तो इसका मतलब है ये भी गलत हो गया और ये भी आपका क्या हो गया, गलत। आप बनाओ ये काटो, आप अपनी नोटबुक में लिखो और उसको क्रॉस भी करो, रिवीजन के टाइम पे बहुत हेल्प करती है ऐसी चीजें। आपको लगे हमारा दिमाग उस चीज को बहुत पहले देखता है जिसको चीजें काटी हुई हो, इंसानी फितरत है, मैं तो उसके साथ खेलता हूं। इंसानी फितरत है कि अगर किसी चीज को आपने लिख कर काटा हुआ है तो ड्यूरिंग द रिवीजन आप उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको जरूर देखेंगे कि ये क्या गलत कर रखा है मैंने। तो मैं कह रहा हूं कि ये तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है जो नहीं हो सकती उसको लिख कर काट दो, छोड़ो मत। बहुत सारे बच्चे इस अप्रोच के साथ चलते हैं, अच्छा ये तो है ही नहीं ना, ये स्ट्रक्चर तो गलत है, इसको क्यों बनाए,
ये स्ट्रक्चर गलत बनाकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर ये स्ट्रक्चर आप गलत बनाते हो तो आपको यहां पे पता चलता है आप कितनी चीजें सीख रहे हो। आपको पता चल रहा है कि कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जब आप इसको कटा हुआ देखोगे तो आपके दिमाग में एक चीज घूमेगी, यस सर ने बताया था सेकंड पीरियड एलिमेंट की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। आपको एक बात याद आएगी। उसके बाद आपको यहां पर फॉर्मल चार्ज गलत निकलेगा, मिलेगा कि -1/3 नहीं हो सकता, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर 5/3 नहीं हो सकता। आप लिख कर काटिए, डेफिनेटली आपकी नजर उस पर पड़ेगी, है ना। आप लिख कर काटिए। जो चीज नहीं होती है बच्चा उसको स्किप करता है, बोले ये तो गलत है, मैं इसको क्यों लिखूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने कभी अपने नोट्स में कोई चीज लिख कर काटी है उसको जरूर नोट करना, वो चीज आपको सिखाएगी। क्या गलती नहीं करनी है यह आपको जरूर पता लग जाएगा। चलिए, तो अब हम सही की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आ जाइए, बहुत आसान तरीके से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है NO3-। सिर्फ इसके बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं सिखा रहा हूं मैं, इसके सब कुछ चीजें सिखा दूंगा अभी आपको। आप समझिए बात को। अगर मैं बोलूं कि NO3- अपन अब इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर उठा के देखते हैं, तो आप इसका सेंट्रल एटम उठाइए और आप इसका सेंट्रल उठा के नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम, नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास कितना है, कुल मिला के नाइट्रोजन के पास डब्बे कितने हैं ये बताओ। चलो, नाइट्रोजन के पास टोटल डब्बे कितने हैं, एक S और एक P, इतना ही डब्बे हैं, एक S और एक P, ठीक है भाई। फिर आपने देखा कि NO3- आपने निकाला भी होगा, आपने निकाला होगा AB3L0, यानी कि ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। क्या हो गया? ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। हो या नहीं हुआ? sp2 हाइब्रिडाइज हुआ नहीं हुआ? हो गया, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अब ये sp2 हाइब्रिडाइज हुआ तो मुझे ये बताओ कि यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से पड़े। sp2 का मतलब है कि ये मिक्स हो गए, ये वाले मिक्स हो गए और ये प्योर पड़ा है। ये क्या पड़ा है? प्योर। ये प्योर पड़ा है। ये है आपका प्योर P, ठीक है भाई, ये है आपका प्योर P और ये है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से। ये है आपका sp2 1, sp2 2 और sp2 3। ये तीनों मिक्स हो गए। ये देखो S, एक P और एक P। अभी आपने कहा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है यानी कि एक S और 2P मिक्स हुए हैं, एक S और 2P मिक्स हुए हैं। क्या ये वाला P मिक्स हुआ है? क्या नहीं हुआ। तो यानी इसके पास एक P खाली पड़ा है। खाली मतलब एक P प्योर पड़ा है। प्योर का मतलब है प्योर P, है ना। विल बी यूज्ड टू फॉर्म पाई बॉन्ड, क्योंकि हम पाई बॉन्ड बनाते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं करते। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा, समझना, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तुमको लग रहा है कि ये सवाल है, ये सवाल नहीं है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा प्लीज। इसीलिए आप अगर इसको सिर्फ एक सवाल की नजर से देखेंगे तो आप बोलोगे मेरे को ये सवाल समझ नहीं आया। मैं कह रहा हूं ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आगे जाकर आपको ये सब चीजें वापस ऑर्बिटल लेवल पे जाके सोचनी है। सोचो आप नाइट्रोजन के ऑर्बिटल सोच लिए, नाइट्रोजन के ऑर्बिटल 2s है, 2p है, 2p है, 2p है, 2px, 2py, 2pz, है ना। तो इसमें से 3 मिक्स हो गए, sp2 sp2 sp2, हाँ sp2 sp2 sp2, ये 3 मिक्स हो गए। मतलब इसके पास 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। 3 ऐसे ऑर्बिटल हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। 3 ऐसे ऑर्बिटल है जो क्या है बेटा? हाइब्रिड ऑर्बिटल है। समझ आ रही है आपको बात? 3 ऐसे ऑर्बिटल है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब बात आती है कि सर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। आपको तो यही समझ आ रहा है ना कि सर अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन इसमें AB3L0 लिया है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। मेरा सवाल यह है कि सर इसमें सिग्मा बॉन्ड तो है, वो कैसे बनेंगे? तो अब सुनो बेटा, मेरी बात को समझना है। इस बात को देखो, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता हूं मैं भी, क्योंकि मैं ये पूरा खोल के बता रहा हूं, बट कोई बात नहीं। फाइनल लास्ट में अगर आपको चीजें याद भी रह जाए, समझ में नहीं आए, याद भी रह जाए, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कई बार मेरे लिए ये चीजें उल्टी पड़ जाती है, पढ़ने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम है समझाना, मैं समझा दूंगा। नाइट्रोजन का पिक्चर क्लियर है, ठीक है। नाइट्रोजन का पिक्चर क्लियर हो गया। नाइट्रोजन अपने इस एक ऑर्बिटल से, यहां से कौन जुड़ेगा? नाइट्रोजन के पास 3 ऑक्सीजन आएंगे। नाइट्रोजन के पास कितने ऑक्सीजन आएंगे बेटा? 3 ऑक्सीजन आएंगे। आएंगे 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपना 2p ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएंगे। ऑक्सीजन अपना कौन सा ऑर्बिटल प्रोवाइड कराएंगे? 2p। अच्छा, ये तीनों ऑक्सीजन अलग अलग आ रहे हैं, है ना। यानी कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है बेटा? 2s2 2p4 होता है कि नहीं होता है? यानी कि ये ऐसा होता है और ये ऐसा होता है, 1 2 3 4 ऐसा होता है, यही होता है। यानी कि ऑक्सीजन हर जगह अपना क्या प्रोवाइड करेगा? 2p प्रोवाइड करेगा।
और क्योंकि ये सराउंडिंग एटम है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन कैसा एटम है? सराउंडिंग एटम है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। तो ये अपना क्या प्रोवाइड कराएगा? 2p प्रोवाइड करेगा। इसके पास देखो बॉन्ड बनाने के लिए इस तरह से अनपेयर्ड पड़े हुए हैं दो दो ऑर्बिटल। इसके पास क्या पड़े हुए बेटा? दो दो ऑर्बिटल क्या पड़े हुए हैं? अनपेयर्ड पड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं, करेक्ट है, अनपेयर्ड पड़े हुए हैं बेटा। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं, यहां पर हम एक चीज देख सकते हैं कि ये देखो, समझना मेरी बात को, एक ऑक्सीजन है उसने अपना क्या दे दिया? 2p। एक ऑक्सीजन है उसने अपना क्या दे दिया? 2p। ऑक्सीजन ने, किसने दे दिया? ये ऑक्सीजन ने। ये ऑक्सीजन है, इसने अपना 2p दे दिया, ये जुड़ गया, पहला बॉन्ड बन गया सिग्मा। चलो हमने बना दिया ये वाला बॉन्ड, सिग्मा बन गया, एक सिग्मा दिख रहा है आपको? सिग्मा। फिर दूसरा सिग्मा दिख रहा है क्या? दूसरा सिग्मा, दूसरा सिग्मा दिख रहा है। चलो दूसरा, एक सिग्मा बन गया ये आपका, ठीक है। अब देखो, मान लो इसको पाई बनाना है, इसको क्या बनाना है बेटा? पाई, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन के पास एक और डब्बा है, ये देखो, एक डब्बा इस ऑक्सीजन ने दिया ऐसे वाला 2p, तो एक डब्बा और भी है, हर एक ऑक्सीजन के पास दो डब्बे पड़े हुए हैं इस तरह के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो ये क्या करेगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। क्या पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है क्या? नहीं बनता। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां से यहां से एक ऑक्सीजन का एक और डब्बा जो इसके पास था वो क्या बना रहा है? पाई। ये बन गया पाई, ये बन गया सिग्मा, उसके साथ जुड़ेगा। इसका 2p और उसका भी प्योर, वो उसके साथ जुड़ेगा। ये एक ही ऑक्सीजन है, ये एक ही ऑक्सीजन का खेल हो रहा है बेटा, इस एक ही ऑक्सीजन का खेल हो रहा है। एक ऑक्सीजन गया है sp2 से जुड़ने, जो कि बनाया है उसने सिग्मा, और एक ऑक्सीजन का उसी ऑक्सीजन का दूसरा डब्बा गया है क्या बनाने? उसके प्योर ऑर्बिटल से क्या बनाने गया है? पाई, और ये क्या? सिग्मा। यहां तक चीज क्लियर है? मुझे बताओ नाइट्रोजन के कितने डब्बे काम आ चुके हैं अभी तक? सारे मिला के नाइट्रोजन के कितने डब्बे काम आ चुका है? क्या एक डब्बा काम आ चुका है? क्या दूसरा डब्बा काम हो चुका है? नाइट्रोजन के पास दो डब्बे, चार में से चार डब्बे हैं टोटल, जिसमें से 3 हाइब्रिड है और एक प्योर है। मुझे बताओ इसमें से कितने काम आ चुके हैं? 2 काम आ चुके हैं। कैसे काम आए? 2 बॉन्ड बनाने के लिए काम आ गए। एक जगह पे उसने अपना sp2 दिया, वो रहा, उसी ऑक्सीजन को उसने अपना प्योर p भी दिया। क्यों? क्योंकि इसको डबल बॉन्ड बनाना आता है ऑक्सीजन को, इसने डबल बॉन्ड बना लिए, एक यहां से बनाया, एक यहां से बनाया। यानी ये ऑक्सीजन तो सेम ही है, एक ही ऑक्सीजन है जिसने अपने 2 ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाए हैं। एक जगह पे पाई बनाया, एक जगह सिग्मा बनाया। इस ऑक्सीजन की कहानी समझ आ गई? करेक्ट है बेटा, 2 काम आ गए। समझना, बहुत डिटेल में जाके, बहुत खोल के पढ़ा रहा हूं बेटा, डिटेल में जाके पढ़ा रहा हूं। अभी सुन लेना। अभी दूसरी ऑक्सीजन के पास आते हैं। अभी क्या करते हैं? दूसरे ऑक्सीजन के पास आते हैं। दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसा काम कर सकता है, तीसरा ऑक्सीजन भी ऐसा काम कर सकता है, जैसा ये कर सकता है सब कर सकता है। बट ऐसा थोड़ी है कि हमेशा ये अपनी मर्जी से चलेगा, सामने वाले की जरूरत को भी तो देखेगा। अब आप देखो कि सामने वाले की जरूरत अब क्या है। सामने वाले के 2 डब्बे खत्म हो चुके हैं, एक ऑक्सीजन के साथ उसके 2 ऑर्बिटल जा चुके हैं। अब सामने वाले के पास, यानी कि सामने वाला कौन? नाइट्रोजन। अब सामने वाले के पास 2 ऑर्बिटल हैं। सामने वाले के पास कितने ऑर्बिटल है बेटा? 2 ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल है? 2 ऑर्बिटल है। करेक्ट है, दिख रहा है सबको कि सामने वाले के पास 2 ही ऑर्बिटल है। अब इस 2 ऑर्बिटल से ये क्या बना सकता है? तो आप बोलोगे सर 2 ही बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं बनाएगा। भाई इसके पास टोटल ऑर्बिटल 2 ही बचे हैं, तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। एक बॉन्ड तो अनइक्वल शेयरिंग से बनेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर पेयरिंग हो रखी है। पेयरिंग हो रखी है यानी कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, यानी कि ये तो लोन पेयर हो गया। मतलब अब इसके पास एक ऑक्सीजन आएगा, इसके पास एक ऑक्सीजन आएगा जिसको ये डोनेट करेगा, खाली वाला। ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, यानी कि एक कोई ऐसा होगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक कोई ऐसा होगा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। समझना। अब नाइट्रोजन के कितने डब्बे काम आ चुके हैं? 3। अब नाइट्रोजन के कितने डब्बे काम आ चुके हैं बेटा? 3 काम आ चुके हैं यहां से। अब एक ये काम आ गया सिग्मा कोऑर्डिनेट, 2 ये काम आ गए जिसमें से एक पाई और एक सिग्मा है। 3 डब्बे काम आ चुके हैं। अब एक डब्बा बच रहा है, एक उधर वाला ऑक्सीजन जब आएगा तो यहां पे एक और ऑक्सीजन, ये लो, ये रहा ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन सिग्मा कोऑर्डिनेट कैसे बना सकता है? उसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो ओजोन याद करो, मैंने सिखाया था कि जब ऑक्सीजन को और लोन पेयर एक्सेप्ट करना होता है तो ये पेयरिंग करता है। जब ऑक्सीजन को लोन पेयर एक्सेप्ट करना होता है तो ये क्या करता है बेटा? पेयरिंग करता है। तो आप समझो
तीन ऑक्सीजन, तीनों की अपनी अपनी कहानी है। क्यों? क्योंकि सामने वाले के साथ कैसा बिहेव करना है, इसलिए तीनों ऑक्सीजन उस हिसाब से चेंज हो रहे हैं। सेंट्रल एटम को देखकर सराउंडिंग एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट चेंज करता है। जैसे इस पहले ऑक्सीजन को क्या जरूरत थी, इस पहले ऑक्सीजन को दो ऐसे डब्बे चाहिए थे, और जो कि उसके पास वाकई में होते भी हैं। इसने एक डब्बे से बना दिया सिग्मा बॉन्ड, दूसरे से बना दिया पाई बॉन्ड, एक ऑक्सीजन की कहानी खत्म हो गई। फिर एक ऐसा ऑक्सीजन, इसमें से एक ऐसा ऑक्सीजन, ये वाला हमने माना हुआ है, उसको लगा कि मुझे बॉन्ड तो बनाना है लेकिन सामने वाला लोन पेयर देगा, लोन पेयर देगा तो इसका मतलब है उसको फिर खाली करना पड़ेगा। तो उसने पेयरिंग करके ये काम किया है, हेल्प कर रहा है उसकी सामने वाले की, कि इसकी मजबूरी क्या थी, पेयरिंग करवा के बॉन्ड बनाना है, तो इसने क्या किया, बॉन्ड बना के। हर ऑक्सीजन अलग काम करा है। फिर बचा एक ऑक्सीजन लास्ट वाला, उसको खाली यहां से एक डब्बा काम में लेना था, सीधी सी बात है, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि सामने वाले के पास एक ही डब्बा बचा था। यानी कि यहां जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपल एक सिग्मा बनेगा। इसको हमने माइनस लगा दिया था क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। फिर ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, नाइट्रोजन के अराउंड कितने सिग्मा दिख रहे हैं, नाइट्रोजन के अराउंड कितने सिग्मा दिख रहे हैं। अब आपको ये पूरा कहानी तो समझ आ गया ना बेटा, कि किस तरह से ये बना हुआ है। नाइट्रोजन के अराउंड आपको कितने सिग्मा दिख रहे हैं, है ना। यहां से हमारी एक कहानी तो समझ आ गई कि इसके अंदर नाइट्रोजन के अराउंड क्या, अच्छा नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर बचा है क्या, कौन, यस और नो। नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर बचा है क्या। नाइट्रोजन अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स एंड सारे ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग में काम में ले चुका है। नाइट्रोजन अपने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और सारे ऑर्बिटल्स को काम में ले चुका है। नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं बचा है, नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं बचा है। तो अगर नाइट्रोजन के पास कुछ बचता तो हम उसको Ab3L के आगे कुछ लिख भी देते। तो ये चीज तो आपको वैसे ही समझ आ जाती है कि अगर ये Ab3L0 है तो आपका ये वाला सवाल तो वैसे हो गया बेटा। अगर आप इसको डायरेक्ट करते हो तो आपका सवाल तो, आप किसी स्ट्रक्चर को मत बनाओ, आप इसको डायरेक्ट देखो कि NO3 माइनस होता है Ab3L0। मुझे पता है आप सब Ab3L0 देखकर आंसर निकाल दोगे 3 and 0। क्यों? क्योंकि मैंने तो पूछा ही सिग्मा बॉन्ड है, और हमको पता है कि Ab3L0 होता है NO3 माइनस, तो हमको पता है ये सिग्मा ही तो है और ये लोन पेयर है। तो आपने वो सवाल तो कर लिया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला सवाल हो गया आपसे, 1 मिनट में हो गया, क्योंकि पहले मैंने पढ़ा रखा है। Ab3L0 से आपका काम हो गया। लेकिन मुझे सिर्फ इस सवाल से ये थोड़ी सिखाना था, ये तो एक आधार था, ये तो एक बेस था जिससे मुझे नाइट्रेट आयन को उठाना था। इस नाइट्रेट आयन में मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना था, इसलिए मैंने ये सवाल आपको वापस लेकर आया। अब आप देखो, इसमें मैंने ये चीज आपको सिखाई है। अब समझना, क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूं क्या, जल्दी बताना। क्या मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, और अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट हटाना है तो इस पे प्लस और इस पे माइनस लिख देता हूं। अगर मुझे कोऑर्डिनेट हटाना है तो एक पे प्लस और एक पे माइनस आएगा, यस और नो। आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ, आएगा नहीं आएगा बेटा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अगर मुझे इस कोऑर्डिनेट को हटाना है तो मैं प्लस माइनस करता हूं, सिखाया हुआ है बेटा। कोऑर्डिनेट को अगर आप सिंपल कोवेलेंट में लिखते हो तो इसको प्लस और माइनस करना पड़ता है, कर दिया। अब आप देखोगे कि जो दिखता है वो है नहीं, हां टोटल -1 बचना चाहिए। आप खुद देख लो, इस पूरी स्ट्रक्चर में 2 माइनस है और 1 प्लस है। -2 + 1 का हिसाब कितना होता है, -1, वही है। इस पूरी स्ट्रक्चर में माइनस के 2 हैं, -2 है और +1 है। मैं कह रहा हूं -2 और +1 का हिसाब कितना होता है, -1। इतनी मैथ्स तो आती है आपको। -2 और +1 मिलकर कितने हो जाते हैं, -1 ही होता है। यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज तो अभी भी हम कह रहे हैं -1 ही है, दिख रहा है वो तो, मॉलिक्यूल पे कहां जाएगा, सब कुछ हिसाब होकर फाइनल आना ही है। लेकिन आप देखो कि पहले आपको नजर आ रहा था एक ही तो माइनस है, हाँ तो ये भी तो एक माइनस है, पहले आपको नजर आ रहा था। सोचने का तरीका गलत था। इस तरह से एक माइनस नहीं है ये इस तरह से एक माइनस है कि माइनस के 2 हैं और 1 प्लस है, इस वजह से एक माइनस बच रहा है, इस तरह से -1 बच रहा है। ये देखो, अब समझ गए। तो मैं आपसे पूछूं, अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि इसका एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, अब क्या लिखोगे,
अब क्या लिखोगे बेटा, बताओ जरा, अब क्या लिखोगे? क्या ये -1/3 आएगा आंसर? नहीं, अब आएगा ये -2/3, क्योंकि दो माइनस है बेटा, दो माइनस है। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना बेटा। -2/3। और एवरेज NO बॉन्ड ऑर्डर, अब बताओ एवरेज NO बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा? एवरेज NO बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? -4/3। अब समझ आई? ये नाइट्रेट आयन है, बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, मार्क कर देना। इतनी इज्जत अपन ने किसी आयन को दी नहीं, है ना। अब क्या हो जाएगा बेटा? 4/3। क्लियर है भाई? तो ये गलती नहीं करनी है आपको। तो अब मैं आपसे पूछूं अब मैं आपसे पूछूं, है ना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिख दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट NO3- नाइट्रेट। अपन एक काम करते हैं, बहुत सारे बच्चों को लास्ट में रिवीजन करना होता है बेटा, तो उनको ऐसा लगता है कि एक साथ सारी चीजें क्यों ना मिल जाए। तो यस, बिल्कुल आपको एक साथ सारी चीजें हम प्रोवाइड करा देते हैं। आइए, सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन -2/3, ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लेते हैं, एवरेज NO बॉन्ड ऑर्डर (4/3)। लिखते जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि इससे बाहर सवाल नाइट्रेट का पूछेगा ही नहीं, पूछ ही नहीं सकता। नाइट्रेट आयन इससे इंपॉर्टेंट कुछ है, इसके स्ट्रक्चर को उधेड़ के रख दिया, धागा खोल दिया पूरा, ठीक है। यह है, और बहुत कुछ है अभी तो। अगर तुमने लिख दिया कि इसमें हर एक NO का बॉन्ड ऑर्डर 4/3 है, यानी कि सारे बॉन्ड जो है वो 4/3 बटे हुए हैं, 4/3 मतलब हर जगह पे 4/3 बॉन्ड है बेटा। हर जगह पे अगर आप बोलोगे तो हर जगह पे कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 4/3 बॉन्ड ऑर्डर है हर जगह पे। यानी कि इसका मतलब है आप ये कह रहे हो कि सर यहां पर जो कुछ है ये सब का सब, ये जो है ये भी 4/3 है, ये भी 4/3 है, और ये भी 4/3। हर जगह एवरेज, एवरेज निकाल दिया, 4/3 निकाल दिया सब जगह, ऐसा ही हुआ। इसका मतलब तो यही है, एवरेज NO बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है हर NO पेयर में 4/3 बॉन्ड ऑर्डर है, हर NO बॉन्ड ऑर्डर पे 1.33 बॉन्ड ऑर्डर है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपका मतलब यही हुआ कि रेजोनेंस की वजह से सब जगह पे बराबर बॉन्ड ऑर्डर है। ये देखो, सब जगह पे बराबर बॉन्ड ऑर्डर है, सारे बॉन्ड बराबर बटे हुए। वो स्ट्रक्चर के नाम पर हमको एक जगह पे डबल, दो जगह सिंगल दिखाना पड़ता है, ठीक है, मानता हूं, लेकिन वो एक जगह जो डबल है ना, वो एक जगह नहीं है, वो घूम रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो सब जगह है, आप समझो इस बात को, एक तो सब जगह है, ये जो एक एक्स्ट्रा है ये 3 में बटेगा। भाई इसमें एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड कितना है? एक बॉन्ड है, एक पाई है इसमें। कितना पाई है बेटा? एक पाई है। वो एक पाई इन सब जगह पे चलेगा, और जब सब जगह, जब एक चीज 3 जगह पर बटेगी तो 0.33 होगा, 0.33 होगा, सबके हिस्से में 0.33 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो एक एक तो सबके पास है पहले से, हर किसी के पास 1 रुपया पहले से है, अब उनको सबको 0.33 पैसे और मिल गए, तो सबके पास कितना हो गया? 1.33 हो गया कि नहीं हो गया? यानी 4/3 हो गया कि नहीं हो गया? यानी 4/3 हो गया। इसका मतलब है यहां पर सारी की सारी, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब आपके लिए नया है क्योंकि ये हमने नहीं पढ़ा, आपसे पूछा जाए कि नाइट्रेट आयन में, आपसे पूछा जाए कि ऑल NO बॉन्ड लेंथ, कौन बताएगा? ऑल NO बॉन्ड लेंथ, सारी NO बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बराबर या छोटी बड़ी? जल्दी बताओ, बराबर या छोटी बड़ी?
इक्वल, यानी नाइट्रेट आयन में सारी एनो बॉन्ड लेंथ क्या होती है बेटा, बराबर होती है। नाइट्रेट आयन में क्या होती है, सारी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बराबर। रीजन है वही, रीजन, इसका रीजन 4 नंबर, रेजोनेंस, इसका रीजन क्या है, 4 नंबर, सारी बराबर है ना, और सारी बराबर है एंड शॉर्टर देन एक्सपेक्टेशंस। वापस सुनो, बराबर है, सब एक जैसी है मानता हूं, लेकिन तुम एन ओ की जितनी बॉन्ड लेंथ एक्सपेक्ट करते हो उससे तीनों की तीनों छोटी है, और बराबर तरीके से छोटी है, तभी तो इक्वल बोल रहे हो। छोटी क्यों है, शॉर्टर देन एक्सपेक्टेशन, क्यों 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 ऐसा बोलूं कि एनओ बॉन्ड इसमें जो भी है, इसमें एनओ की बॉन्ड लेंथ जितनी होनी चाहिए उससे कम है, रीजन शॉर्टर देन एक्सपेक्टेशंस। वाई, लेंथ शॉर्टर देन एक्सपेक्टेशंस, क्यों, कौन बताएगा। यस 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 यस, यूवी का सेट ही, बिल्कुल, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, अभी तो आपने कहा होनी चाहिए एक, हो गई 1.33। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है बॉन्ड का बढ़ना, और बॉन्ड का बढ़ने, बॉन्ड के बढ़ने का मतलब है अट्रैक्शन का बढ़ना, और अट्रैक्शन के बढ़ने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन के बढ़ने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन के बढ़ने का मतलब क्या है, पास आना। अब जब बॉन्ड बढ़ेगा तो पास आएंगी दो स्पीसीज, एक बॉन्ड था 1.3 हो गया, थोड़ा नजदीक आ गए, जब नजदीक आएंगे तो दूरियां तो कम होगी ना बेटा, इसीलिए यहां पर बॉन्ड लेंथ जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो एनो बॉन्ड लेंथ्स आर शॉर्टर देन एक्सपेक्टेशन। अब मजेदार चीज आपको बता दूंगा बाद में, अगर ये चीज आपको NO3- के लिए बोले तो अच्छी बात है, लेकिन HNO3 के लिए बोले तो गलत। उसका कारण है अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, इसके साथ मिक्स नहीं करूंगा मैं, अभी आप परेशान हो जाओगे ना। चलो, अब बात आती है कि ये वाला आपसे पूछा जाए कि फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो आपको +1 लिखना पड़ेगा बेटा। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन का पूछ रहा है वो, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज पूछ रहा है, तो क्या लिखोगे, +1। आपको पूछना, अगर वो आपसे पूछे, अगर वो आपसे पूछे कि टोटल सिग्मा बॉन्ड पेयर है ना, लोन पेयर, चलो लोन पेयर एट नाइट्रोजन, तो क्या लिखोगे, 0। लोन पेयर एट नाइट्रोजन, तो क्या लिखोगे आप, इसको 0 लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको 0 लिखोगे बेटा, है ना। अगर आपसे पूछे कि इस पूरी स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड पेयर इन नाइट्रेट, तो आपको क्या लिखना है, 3। पाई बॉन्ड पेयर अगर ऐसे पूछ ले वो, तो आपको क्या लिखना है, 1। टोटल बॉन्ड पेयर, तो आपको लिखना है 4, जिसमें सिग्मा प्लस पाई आएगा। अगर वो टोटल पूछे तो ऐसे बताना है 4, अगर वो सिग्मा पूछे तो 3 बताना है, अगर वो सिर्फ पाई पूछे तो 1 बताना है। ये बात है सारी, ठीक है। इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज, इसमें इसी में ऐड कर लेना बेटा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और इसका बॉन्ड एंगल भी, यानी कि जो थीटा है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है बेटा। इसमें कितना होता है बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री। इसी में ऐड कर लेना, ऊपर वाले किसी 2 पॉइंट में ऐड कर लेना। ये रहा आपका पूरा नाइट्रेट आयन, कंप्लीट, ठीक है। चल सकते हैं आगे। नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज पूछे, बता सकते हो, +1 है, दिख रहा है साफ। ऐसे नहीं दिखेगा आपको स्ट्रक्चर में, ऐसे नहीं दिखेगा, जब आप इसको ऐसे सोचोगे तो दिखेगा वो +1 है। सर कैसे आया, तो मैं बोलूंगा कि एमडीजे कभी फेल हो सकता है क्या, कभी नहीं। ये देखो, 1 2 3 4, ऐसे ही देखोगे, होने कितने चाहिए, 5, अभी कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, तो कितना हो जाएगा, +1। आ गया, ऐसे ही निकलता है। आप इनके इंडिविजुअल भी ऐसे निकाल सकते हो।
नाइट्रोजन का ठीक है, मैंने वैसे ही बता दिया कि अगर आप इसको तोड़ते, अगर आप इसको दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करते हो तो प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। लगा दिया हमने प्लस माइनस। जब हमने प्लस माइनस ही लगा दिया तो प्लस हमको दिख ही गया। अब मैं बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो अभी आप काउंट कर सकते हो, तो भी आप काउंट कर सकते हो। यहां से 1 2 3 4 होने चाहिए, 5 है 4, +1 ही तो आएगा। ये रहा फॉर्मल चार्ज। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ सकते हैं नाइट्रेट आयन से। उधेड़ के रखे नाइट्रेट आयन को। देखो लाइव क्लास में ऐसे ही होता है बेटा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता ही लगता है, यूं मान के चलो, कोई बात नहीं। ये आज मान के चलो आप उतना ही पढ़ पाओगे आज। हो सकता हो आप एक रिकॉर्डेड लेक्चर होता तो आप 2 लेक्चर का काम कर लेते एक साथ, बट कोई बात नहीं, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हैं हम आगे। नाइट्रेट का काम हो गया है, नाइट्रेट को हमने रख दिया है। एक सवाल जो आपको बहुत कुछ सिखा के गया है, ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना, इस वाली स्लाइड को लिख दिया आपने। आगे बढ़े। चले भाई आगे, बॉन्ड एंगल शुरू करें। आइए बॉन्ड एंगल शुरू करते हैं। पढ़ाया थोड़ी है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पढ़ा दिया क्या भाई, बता देना एक बार, मुझे याद नहीं है। बॉन्ड एंगल पढ़ाया है क्या? नहीं। अंशिका, रुद्र, रुद्र सर प्लस का कोई चार्ज नहीं है, प्लस का कोई रोल नहीं है क्या फॉर्मल चार्ज में? बेटा वो नाइट्रोजन का चार्ज है, प्लस नाइट्रोजन का चार्ज है। तो मैं बता, नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज पूछे तो बोलो ना आप उसको +1। एवरेज तो उसको लिखते हैं जिस, जो चीज, एक चीज ज्यादा लोगों में बट रही हो तब एवरेज निकालते हैं। ये प्लस किसी में नहीं बट रहा, ये माइनस बट रहा है ऑक्सीजन का, सराउंडिंग का। तो माइनस बट रहा है, वहां प्लस बट नहीं रहा है, तो नाइट्रोजन का प्लस चार्ज नाइट्रोजन के पास ही रहेगा। इसीलिए नाइट्रोजन के लिए ही पूछा जाएगा कभी तो बोलना है कि नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1 है। आप जो एवरेज फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो वो ऑक्सीजन का निकाल रहे हो, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का माइनस चार्ज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा है, इसलिए हम एवरेज वर्ड यूज कर रहे हैं। उस प्लस के लिए हम नहीं करेंगे ना। सर जी आज मारवाड़ी में पढ़ाओ, ये देखो ये अलग है। इनको आदमी नहीं चाहिए, डुग्गल साहब चाहिए। कह रहा है सर आज अंधे हो जाओ, आज बहरे हो जाओ, सर आज आप लंगड़े बन के पढ़ाओ, सर आज आप क्या बोलते हैं, हाँ टूटे हाथ तोड़ दो, बिना हाथ के पढ़ाओ। डुग्गल साहब है क्या यहां पे? आज मारवाड़ी में पढ़ाओ। पहली चीज, मारवाड़ी नहीं आती भाई मुझे, मैं मेवाड़ी हूं, तो मुझे मेवाड़ी आती है। मैं मारवाड़ से नहीं हूं, राजस्थान का मतलब मारवाड़ नहीं होता। राजस्थान का एक पार्ट है मारवाड़। राजस्थान के बाहर कोई भी स्टेट वाला राजस्थानी को एक ही चीज से बोलता है, कह रहा मारवाड़ी है क्या? अरे भाई मारवाड़ राजस्थान का एक हिस्सा है सिर्फ। राजस्थान में और भी बहुत सारी चीजें हैं, राजस्थान और बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। तो मैं भी एक मेवाड़ करके एक जगह, तो मेरे को तो मेवाड़ी आती, मारवाड़ी नहीं आती भाई। हम राजस्थान में भी हमको आपस में भी बोलियां पसंद मतलब क्या बोलते हैं, समझ नहीं आती बहुत सी जगह, बहुत बड़ा है। आप जो बाहर के स्टेट के लोग हो, हमको भी ऐसा ही लगता है कि मराठी एक ही जैसी होती होगी,
शायद नहीं। मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी मराठी बहुत सी अलग अलग तरीके से बोली जाती होगी। हमको ऐसा लगता है, हर स्टेट वाले को ऐसा लगता है कि बिहार में बिहार की एक ही बोली चलती होगी, ऐसा नहीं है। बोलियां अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो मारवाड़ी और मेवाड़ी अलग अलग बोलियां हैं। सर आप मुंह बंद करके पढ़ाओ, वो कह रहा है। वाह, सही बात है। तू आंखें बंद करके मुझे देख, देख देख, जिसको रोज देख रहा है वो तो नहीं मिलेगी, मुझे देख ले, आंखें बंद करके देख, मैं भी नहीं देखूंगा। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। पहली चीज, बॉन्ड एंगल होता क्या है मुझे बताओ। बॉन्ड एंगल किसको कहते हो आप? एडजेसेंट बॉन्ड पेयर्स के बीच का एंगल, क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड एंगल्स का एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, क्या बोलते हैं उसको? एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर्स। इसको क्या बोलते हैं? एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर्स, जिसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? थीटा से डिनोट करते हैं, है ना। और हमेशा एडजेसेंट बॉन्ड का, जनरली एडजेसेंट बॉन्ड एंगल देखा जाता है। एडजेसेंट का मतलब पास पास वाले। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? पास पास वाले, है ना। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पास पास वाले। तो जनरली जो बॉन्ड एंगल जो होता है, वो बॉन्ड पेयर होता है, वो क्या होता है? जनरली एडजेसेंट, है ना। एडजेसेंट होता है जनरली, क्या होता है बेटा? एडजेसेंट होता है, पास पास वाले जनरली। अगर उसको पास पास वाले नहीं बोलने हैं तो फिर वो आपको प्रॉपर एंगल बोलेगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा बी, ये रहा बी, है ना, और ये रहा आपका बी, और ये रहा बी। अब नियम तो यही कहता है, नियम तो यही कहता है कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये है, इसके पास ये नियम कहता है। एडजेसेंट इसको बोलते हैं। उसके जस्ट अगला, एडजेसेंट का मतलब होता है पास पास वाले, ये और इसके अगला, ये एडजेसेंट होता है। लेकिन अगर इसको ये पूछना है तो फिर वो आपको मार्क करके देगा, कुछ न कुछ मार्क करके देगा, कि इसको अल्फा बोल देगा पूरे को, बोले अल्फा बताओ कितना है। तो जनरली तो क्या होता है बेटा? एडजेसेंट ही होता है। जनरली हमेशा एडजेसेंट एंगल के लिए ही बॉन्ड एंगल जो है वो वर्ड यूज किया जाता है। बट हाँ, इन केस बहुत सी जगह पे आपको अगर वो एक स्पेसिफिक एंगल पूछना चाहता है तो वो कुछ करेगा, कुछ मार्क करेगा, कुछ बोलेगा, उस हिसाब से फिर आपको स्ट्रक्चर देखकर देखना है कि ये किस चीज का एंगल पूछ रहा है। बट जनरली वो क्या होता है? कौन सा होता है? एडजेसेंट ही होता है, ठीक है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं CH4, मैं आपसे क्या पूछूं? CH4 CH4 ये आएगा आपका AB4L0, यानी कि sp3 होगा, और ये क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल होगा। क्या होगा? ये टेट्राहेड्रल होगा। तो आपसे पूछा जाएगा ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। आपसे पूछा जाएगा इसमें थीटा बताओ कितना है, तो आप बोलोगे 109.5 डिग्री, है ना। कितना बताओगे आप इसको? 109.5 डिग्री। अब मेरा सवाल है कि इसके अंदर टोटल एंगल है कितने? तो इसको कैसे बोला जाता है? HCH एंगल। क्या बोला जाएगा इसको? HCH एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? HCH एंगल। तो यहां पे पूछा जाएगा टोटल, है ना, HC, इस तरह से H एंगल्स कितने हैं? 6। पहले ही बता दिया था, टेट्राहेड्रल में ऐसे दिखते 4 है पर होते 6 हैं। बताया था किस तरह से, नीचे के 3 और ऊपर वाले का सबके साथ एक एक। याद है? पूरा पेंसिल से समझाया था बेटा, टेट्राहेड्रल पूरा पढ़ाया था। तो टोटल HCH बॉन्ड एंगल इसमें कितने हो गए? 6 हो गए। इस तरह से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होता है मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं, निकालते कैसे वो तो मैं सिखा ही दूंगा। और कभी अगर कोई लीनियर स्पीसीज है, आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल बिटवीन टू बॉन्ड पेयर्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड पेयर के बीच में कितना होता है? कॉमन सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि दो बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है। देखो एंगल तो 0 से लेके 360 डिग्री तक होते हैं। मेरा सवाल है दो बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? कितना हो सकता है? 180। कितना है? 180। एक कह रहा है लाइव में चैट का मन नहीं करता। हाँ, क्योंकि कमेंट में तेरे को चैटने का मौका मिल जाता है ना। यहां तू चैट नहीं पाता, चैटना समझता है?
चेप होना। यहां तेरे को पता ही नहीं चलता कि किससे बात करूं, वहां नंबर ऑफ कमेंट्स कम होते हैं, वहां तेरे टिंडर चालू हो जाता है ना, वहां आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ तेरे को मौका नहीं पड़ रहा बात करने का, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जवाब दे रहे हैं, कह रहे लाइव में मैं चैट करने में मजा नहीं आता। आएगा कैसे? तेरे को जो मजा चाहिए वो मिलता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पता ही नहीं चलता। तू बोलता है इतने में 10 कमेंट आ जाते कर 180 डिग्री। अरे भाई, दो बॉन्ड के बीच में इससे ज्यादा एंगल क्या होगा? इससे ज्यादा एंगल हो नहीं सकता। यानी जो जो दुनिया में लीनियर स्पीसीज है, जो भी दुनिया में लीनियर स्पीसीज है, उनका एंगल हमेशा मैक्सिमम होता है। जब दुनिया में लीनियर स्पीसीज है उनका एंगल सबसे ज्यादा होता है। यानी कि लीनियर स्पीसीज, जो भी लीनियर स्पीसीज है उनका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है। कौन बताएगा कि लीनियर स्पीसीज हमने कितनी पढ़ी है, किस तरह की स्पीसीज लीनियर थी? अकॉर्डिंग टू VSCPR मुझे जरा बताओ, लीनियर स्पीसीज जो है वो कहां कहां थी? किन दो जगहों पे हमने लीनियर स्ट्रक्चर का नाम लीनियर लिखा है? कौन से दो टाइप के मॉलिक्यूल है? पहला Ab2L0, पहला Ab2L0, पहला Ab2L0। दूसरा, यहां अगर एक लोन पेयर, यहां अगर दो लोन पेयर, यहां अगर तीन लोन पेयर, यहां ये आ जाए, यहां ये आ जाए, ये भी था। यानी कि ये दो तरह के लीनियर स्पीसीज थी बेटा, Ab2L0 एंड Ab2L0, Ab2L0, Ab2L0 एंड Ab2L0 एंड Ab2L0 एंड Ab2L3। क्या इसके लिए हमने लीनियर लिखा था? यानी ये दो ऐसी स्पीसीज होती है जिनका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। और अगर ऐसी दो स्पीसीज को कंपेयर करवाया जाए तो उन दोनों का बॉन्ड एंगल इक्वल होगा। अगर इन दो स्पीसीज को किसी और के साथ कंपेयर करवाया जाए तो ये सबसे आगे बैठेंगे बॉन्ड एंगल में। कह रहे हम लीनियर, हम सबसे ज्यादा। यानी आपसे जब कंपैरिजन करवाया जाए तो आप तुरंत सोच सकते हो कि VSCPR से अगर कोई लीनियर है तो हम उसको एक नंबर पटकेंगे। VSCPR से अगर कोई लीनियर है तो हम उसको क्या करेंगे बेटा? एक नंबर पटकेंगे, एक नंबर पे आ जाएगा ये दोनों एक नंबर। और ये दोनों को कंपेयर करवाया जाए, ऐसी स्पीसीज जो लीनियर हो आपस में, दो स्पीसीज कंपेयर करवाई, दोनों लीनियर है, तो फिर आपको क्या सोचना है? दोनों को इक्वल कर देना है बॉन्ड एंगल को। समझ रहे हो मेरी बात को? लीनियर से ज्यादा एंगल हो नहीं सकता। आपने खुद कहा, बोले 180 डिग्री ज्यादा एंगल नहीं हो सकता। यानी कभी लीनियर स्पीसीज दिख जाए तो सवाल को तुरंत देख लो। हो सकता हो एक ही ऑप्शन हो जिसमें लीनियर को सबसे आगे पटका हुआ हो, खट टिक करो आगे चलो, बोला एक ही तो ऑप्शन है जिसमें लीनियर को सबसे ज्यादा आगे दे रखा है। जैसे मैं आपसे बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि अगर आपको कंपेयर करवा दिया जाए, अगर आपको कंपेयर करवा दिया जाए, मान लो मे बी अगर आपके सामने लिखा हुआ है NO2+, है ना, और आपके सामने लिखा हुआ है NO3-। अब आप देखना, कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है बॉन्ड एंगल सीखने के लिए, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तरीका है, स्टेप्स हैं, जो कि मैं आपको आगे एक चार्ट के तौर पे प्रोवाइड भी करा दूंगा। बस आपको सोचना होता है, बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। लाइक आपको पता होना चाहिए कि उसकी ज्योमेट्री क्या है, लाइक आपको पता होना चाहिए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए उस पर लोन पेयर है या नहीं है, आपको सारी चीजें। जैसे ही आप इसके बारे में देखोगे, हो सकता हो आप इसको एक बार के लिए ऐसे बोल दो कि मैं कैसे कंपेयर करूं इसका बॉन्ड एंगल। अरे बहुत आसान है, अगर ये देखोगे तो ये तो लीनियर है, और ये देखोगे तो ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है। तो मुझे बताओ, जब आपको पता चल जाए कि ये लीनियर है और ये ट्राइगोनल प्लेनर है, अरे भाई लीनियर ऐसा होता है और ट्राइगोनल प्लेनर ऐसा होता है, तो भाई सिंपल सी बात है ना, इसका ज्यादा ही हो गया बॉन्ड एंगल, इतना क्यों सोच रहे हो? 120 डिग्री और 180 डिग्री दो तरह की चीज आपके सामने नजर में आ रही है, ठीक है, दो तरह की चीज आपके सामने नजर आ रही है। अब मैं इसके सामने आगे बढ़ा दूं इस चीज को, इसको और आगे बढ़ा दूं, अब समझना बेटा, ये 180 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैं तो यहां पे एक लोन पेयर लेके आऊंगा, मैं कह रहा हूं मैं यहां पे एक लोन पेयर लेके आऊंगा। मेरी बात को समझना, किस तरह से बॉन्ड एंगल वेरी करते हैं चीजों में। मैं कह रहा हूं मैं तो यहां पे एक लोन पेयर लेके आऊंगा। अब देखो, अब मुझे बताओ, ये जो थीटा है ये होना कितना चाहिए था? 120 डिग्री। होना कितना चाहिए था? 120 डिग्री। लेकिन ये थीटा इज लेस देन 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ऊपर लोन पेयर आ गया तो नीचे वाले एंगल क्या होंगे? दबेंगे कि नहीं दबेंगे? बात याद आ रही है? मेरा सिखाया हुआ चीज कैसे काम करता है याद आ रहा है? इसका मतलब है, अगर कहीं पर बेंट आता है, अगर कहीं पर बेंट आता है तो बेंट में थीटा 120 डिग्री से कम होता है, याद है? बेंट में थीटा 120 डिग्री से कम होता है, यानी कि ये और पीछे आ जाएगा।
यानी कि ये कहां आ जाएगा, और पीछे आ जाएगा। तो अगर मैं आपके सामने ऐसा मान लीजिए, इसके साथ नहीं करता हूं, इसके साथ नहीं करता हूं, अलग से कंपेयर करता हूं, मैं लिखता हूं अगर NO3 माइनस है और NO2 माइनस है, तो आप ये देखोगे कि ये AB3L0 है 120 डिग्री होगा, ये आपका AB2L1 है, ये आपका थीटा इज लेस देन 120 डिग्री होगा, तो फिर इसका ये ज्यादा हो जाएगा। वो तीसरी कंडीशन मैंने यहां बता दी। सर क्या हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम, हाँ, जो एटम अपने दोनों तरफ बॉन्ड बनाता है हम जनरली उसको हाइब्रिडाइज्ड मानते हैं। रूपलेखा देब, समझ आया? ठीक है बेटा, समझ आई? ये अलग सवाल है, NO2 प्लस नहीं होगा यहां पे, ये NO2 माइनस है। ठीक है, ऐसे कह रहा है उसको प्लस कर दो, क्यों कर दो प्लस? स्पीसीज ही अलग है, स्पीसीज ही अलग है, प्लस होगा, क्यों होगा प्लस? NO2 प्लस अलग है, NO2 माइनस अलग है, दो अलग स्पीसीज है। मैंने जस्ट कंपेयर करवाया, NO2 प्लस लीनियर 180 डिग्री, NO3 माइनस ट्राइगोनल प्लेनर। फिर आपने देखा कि इसका, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन का असर पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है। अब आप समझोगे बात को कि कैसे, अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन उठा के देखोगे तो sp2 है, आप इसका भी हाइब्रिडाइजेशन उठा के देखोगे तो sp2 है। इसीलिए कभी भी सेम हाइब्रिडाइजेशन को देखकर बॉन्ड एंगल सेम नहीं करना है बेटा। क्या सिखा रहा हूं मैं, सुनो, अभी मैं आगे एक फ्लो चार्ट बना दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ कंफ्यूज कर रहा हूं आपको, सिर्फ कंफ्यूज, बाद में तो आप सब समझ जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि सेम हाइब्रिडाइजेशन को देखकर ऐसा नहीं है कि उसका बॉन्ड एंगल हमेशा ही सेम होगा, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसी स्पीसीज जिनका हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो, मेरी बात को समझना, ऐसी स्पीसीज जिनका हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट हो, ऐसी स्पीसीज जिनका हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो लेकिन लोन पेयर के नंबर अलग अलग हो, तो फिर जिसमें लोन पेयर ज्यादा होता है उसका एंगल क्या होता है बेटा, कम होता है। ये हम जानते हैं क्योंकि लोन पेयर एंगल को क्या करता है, कम करता है। ये भी बताया था एक लोन पेयर लगभग 2.5 से 2.8 डिग्री एंगल को रिड्यूस करता है, याद है? अगर आपने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर देखे होंगे तो मैंने ये चीज सिखा रखी है। तो इसीलिए कभी भी सेम हाइब्रिडाइजेशन को देखकर बॉन्ड एंगल को सेम नहीं करना है। हो सकता है और किसी केस में, लेकिन जब लोन पेयर डिफरेंट होंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। सर AB2L0 या AB2L3 एटसेट्रा कैसे पता चलेगा? माफ करना बेटा, तुम बहुत लेट हो, मैं तुम्हारे इस डाउट का जवाब नहीं दूंगा। तुम्हें बुरा लगता है, तुम टीचर बदल सकते हो, ठीक है, लेकिन काफी लेट हो। अगर तुम ये नहीं पता चल रहा है तो तुमको मेरे ख्याल से पिछला वीडियो देखना चाहिए। क्या बोलती है पूरी जनता इसके इस सवाल के ऊपर? आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्या सजेस्ट करोगे, क्या सजेस्ट करोगे आप उसको ये सजेस्ट करोगे कि जाके बेटा पहले लेक्चर देख अच्छे से। कोई गलत नहीं है इसमें, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं, कोई ऑफेंड होने की जरूरत नहीं बेटा तेरे को। अगर तुझे ये मॉलिक्यूल के टाइप नहीं निकालना आते हैं तो आप बहुत लेट हैं, या फिर आप डायरेक्ट कूदे हैं इस वाले लेक्चर में। ठीक है, हाँ। चलो पिछले 2 लेक्चर जरूर देख लेना बेटा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं, स्टेप्स, बेसिकली स्टेप्स है। तो सबसे पहली स्टेप होती है, स्टेप 1 होता है, सबसे पहले हमको VSEPR देखना होता है। सबसे पहले हमको देखना होता है लीनियर अगर है तो वो मैक्सिमम थीटा होगा 180 डिग्री, ठीक है, मैक्सिमम थीटा होगा। और इस तरह की स्पीसीज हमारे पास आती है AB2L0 एंड AB2L3 टाइप की स्पीसीज, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हमको कंपेयर करवाया गया है, एक नजर मार लो कि कोई लीनियर तो नहीं है, क्योंकि लीनियर से आप ऑर्डर बनाना थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। हो सकता हो किसी लीनियर को किसी के पीछे पटका हुआ हो, तो वो ऑप्शन काट देना। अगर लीनियर आपको लग रहा है कि ये स्पीसीज लीनियर है और दूसरी वाली पास वाली लीनियर नहीं है, और वो ऑप्शन गलत हो ऑर्डर के हिसाब से, तो आप उस ऑप्शन को काट सकते हो कि हटाओ, फिर तो ये तो गलत ही है, सरेआम गलत है। अप्रोच सिखा रहा हूं बेटा,
बॉन्ड एंगल इज कंप्लीटली डेटा बेस्ड टॉपिक, लेकिन फिर भी बॉन्ड एंगल के ऑर्डर के क्वेश्चन आप करते हो ना, वो इसी अप्रोच से किए जाते हैं कि आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि जो वीएससी पीआर से हमको ये देखना है कि सबसे पहले लीनियर जो है वो हमको देखना है। अब आती है बात कि अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो, अगर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन हो, है ना, हाइब्रिडाइजेशन, या इसको डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन ही लिख दो, छोड़ो, फिर आपको नजर मारनी है हाइब्रिडाइजेशन पे। ये इसी तरीके से सोचा जाएगा, हर एक सवाल के लिए इन स्टेप्स को ही फॉलो किया जाएगा। फिर आपको सोचना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, आपको लगता है कि जो स्पीसीज हमको कंपेयर करवाई गई है वो स्पीसीज में एक एसपी है, एक sp2 है और एक sp3 है। अगर आपके सामने इसी तरह से कंपैरिजन आ जाए, sp sp2 sp3 तरह की स्पीसीज अगर आपको दे दे, तो बेटा इसका एंगल ज्यादा होगा, इसका कम होगा, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। एस बढ़ाओ एंगल बढ़ेगा, एस घटाओ एंगल घटेगा। परसेंटेज एस कैरेक्टर थीटा, एस एंगल की दुकान है, याद है बेटा? यहां वापस लिख देता हूं, वैसे तो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, ये क्या लिखूंगा मैं, एस एंगल की दुकान है, याद आ रहा है? तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसमें 50% है, इसमें 33% है, उसमें 25% है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, आपको पता है। तो एंगल जो है वो फिजा कह रही है मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। बेटा आप लेक्चर्स अच्छे से देखो, ये शिकायत बहुत कम बच्चों की रहती है मेरे केस में। इनफैक्ट मेरे केस में बच्चा ये लिखता है कि सर पहले तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस करने बैठा तो मुझे लगा कि सब कुछ हो रहा है। तो आप उल्टी शिकायत कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको देखने में थोड़ा सा वीडियोस को आप बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कर पा रही हो, कॉन्सेप्ट नहीं सीख पा रही हो। आइए, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब मेरा सवाल कि अगर अगली स्टेप, हो सकता हो आपको हाइब्रिडाइजेशन सेम मिल जाए, फिर क्या करोगे? इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, मेरा अगला सवाल यह है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, तो भाई जब डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होगा तीनों स्पीसीज का या दो स्पीसीज का या इन दो का, कैसे भी कंपैरिजन कराए, जो कंपैरिजन करवा रहे हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है, तुम मार्क कर दोगे। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, यहां से हमारे पास दो रास्ते बढ़ते हैं। अगर आप गलत रास्ते पे गए तो आपका नुकसान होगा, आपका आंसर उल्टा आएगा। यहां से दो रास्ते चलते हैं, यहां से क्या होता है, दो रास्ते चलते हैं, ऐसा। यहां आकर आपको अगर किसी स्पीसीज में, आपको दी गई स्पीसीज में हाइब्रिडाइजेशन सेम दिखता है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि क्या है। दो तरह की चीजें हैं यहां। पहला केस, इफ लोन पेयर इज एब्सेंट एट सेंट्रल एटम, है ना, सीए का मतलब सेंट्रल एटम है बेटा, ठीक है। हाँ, सीए का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम है, ध्यान रखना इस चीज को। सीए का मतलब सेंट्रल एटम है, वापस बोल रहा हूं, बोलना सर सीए का मतलब क्या होता है ये मत पूछना, है ना, उसके लिए फिर कॉमर्स ले लो, पता लग जाएगा, वो वाला जानना है। तो अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर एब्सेंट है, किसी के पास नहीं है, गिवन स्पीसीज में किसी के पास नहीं है, देन गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम एंगल, यानी कि मान लो यहां पे मैंने कंपेयर करवाया, देखते जाना बेटा, मैंने कंपेयर करवाया BF3, BCl3 और BBr3, मैंने इस तरह का कंपैरिजन लिया। आप इस चीज को, एक चीज को नोट करो, ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल्स जो हैं वो AB3L0 टाइप के हैं। इसका मतलब समझना, ये क्या मतलब होता है कि किसी भी सेंट्रल एटम के पास, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। बोरोन के पास जीरो लोन पेयर, इस बोरोन के पास जीरो लोन पेयर, इस बोरोन के पास भी जीरो लोन पेयर। यानी कि अगर आपको कुछ इस तरह से कंपैरिजन मिलता है जिसमें किसी भी स्पीसीज में सेंट्रल एटम के पास पे कोई लोन पेयर नहीं होता, तो फिर इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है,
तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, तो उस केस में हम इन तीनों के एंगल को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। उस केस में इन तीनों का बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो BF3 BCl3 और BBr3 का बॉन्ड एंगल इक्वल होता है। रीजन कि इनमें से तीनों के पास, किसी के भी पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। तो सर दूसरी कंडीशन क्या बनेगी उस तरफ, तो दूसरी कंडीशन ये बन जाएगी कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो, हम उस तरफ चलते हैं कि हो सकता हो कि जो हमको कंपेयर करवा दिया जाए उसमें हो सकता हो कि यहां पर लोन पेयर के नंबर अलग हो, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही होगा। क्यों, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन सेम वाले कॉन्सेप्ट में ही चल रहे हैं। तो अगर दूसरी वाली चीज देखें तो दूसरी वाली चीज यहां पे लिख देते हैं, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट एट सेंट्रल एटम, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है सेंट्रल एटम पे, तो सबसे पहले देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है कि नंबर ऑफ लोन पेयर, एल पे लिख रहा हूं बेटा डायरेक्ट, नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज बॉन्ड एंगल डिक्रीज। लोन पेयर लगाओ, एंगल बढ़ाओ, एंगल घटाओ, ठीक है। अब यहां पे तो ठीक है, यहां तो बहुत आसान हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं अब एक कंडीशन और बने, और वो क्या है, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन एक एक चीज सवाल उठाएंगे अभी, है ना, ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं, बोथ आर सेम। अगर हाइब्रिडाइजेशन और ये दोनों सेम हो जाए तब क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन और ये दोनों सेम हो जाए तब क्या करना है, ये हमारी आखिरी स्टेप है, ये हमारी आखिरी स्टेप है कि भाई पहले आपको लोन पेयर देखना है, नहीं है तो इधर खत्म बात, है तो पहले देख लो कि अगर लोन पेयर अलग अलग है तो जितने ज्यादा लोन पेयर उतना एंगल कम, लेकिन लोन पेयर के नंबर भी अगर बराबर हो जाए और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाए, यानी ये कंडीशन और नंबर ऑफ लोन पेयर की कंडीशन एक साथ लग जाए, तब फिर हमको सबसे आखिर में आना है और वो देखना है हमको क्या, यहां पे देखना है कि साइज ऑफ टर्मिनल एटम ज्यादा होगा तो थीटा क्या होगा, ज्यादा होगा, और साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज होगा तो फिर थीटा इसमें घटेगा। ये आपको एक बेसिक अप्रोच, जिससे आपके सारे बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस होंगे। हम भी इसको एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको एक बेसिक अप्रोच के साथ एग्जांपल्स लेते हैं। ये वाला चार्ट आप बना लीजिए एक बार, बनाने के बाद आप अपने सामने रखिए और उसके बाद मेरे साथ सवाल करो। तो पहले इसको फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, क्योंकि हम इसी चार्ट को अप्रोच, हम इसी चार्ट को यूज करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस में। तो इसीलिए इसको फटाफट नोट करिए बेटा, इसको फटाफट नोट करो। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसका मतलब नहीं समझ आया, आप इसका मतलब समझाओ, ये क्यों ऐसा होता है। तो एक सिंपल सी बात है बेटा, ये होता है सेंट्रल एटम, और ये जो होते हैं ये टर्मिनल एटम्स होते हैं, या सराउंडिंग एटम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। साइड वाली बॉलों की साइज अगर बढ़ा दूं, साइड वाली बॉलों की साइज अगर बढ़ा दूं, इनकी साइज को बड़ा करूंगा, जैसे जैसे साइज को बड़ा करूंगा इनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा। जब ये दोनों बड़े होंगे तो इनके बीच का रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बड़ा होगा तो ये एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, तो यहां पे थीटा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसी बॉन्ड एंगल की तो बात कर रहे हैं हम, इनके इस एंगल और इस बॉन्ड पेयर के एंगल की तो बात करें। तो अगर ये साइड वाली बॉल जितनी बड़ी रिपल्शन उतना ज्यादा, ठीक है। अब बात आती है कि उल्टा समझाओ सर, चलो ठीक है उल्टा समझाते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, और यहां मैं बड़ा करता जाऊं, ये तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और सेंट्रल एटम को मैं बड़ा करूं, तो भैया सीधी सी बात है, अगर बीच में बॉल बड़ी है
तो बहुत सारी जगह है इनको लगने के लिए। मतलब अगर सेंट्रल एटम बड़ा है तो इनके पास इतनी बड़ी जगह है एंगल क्रिएट करने की, यानी कि इनके बीच का रिपल्शन इस केस में घट जाएगा। भाई बहुत बड़ी जगह पे जुड़ना है तो आराम से जुड़ो, आराम से घूमो फिरो, लेकिन जिनको जुड़ना है उनकी साइज बढ़ रही है तो फिर उनके बीच में धक्का मुक्की होगी। तो इसीलिए हमेशा ये वाला जो सेंट्रल एटम वाला होता है ना बेटा, ये अपोजिट चलता है तो याद नहीं रहता, ये अपोजिट चलता है तो याद नहीं रहता, लेकिन वो जो टर्मिनल एटम वाला है ना वो इसके साथ चलता है, मतलब इनकी साइज बढ़ने पर थीटा बढ़ता है, तो ये याद हो जाता है कि साइड में अगर बॉल्स की साइज बढ़ेगी तो बॉल्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, स्टेरिक क्राउडिंग जिसको बोलते हैं। स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से एंगल, वो एक दूसरे को दूर फेंकेंगे और एंगल जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप उसका उल्टा सोचो, पहले ये सीखो कि सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने पर, सॉरी सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ने पर एंगल बढ़ता है, ये तो समझ आ गया, क्योंकि ये एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी धक्का देंगे तो ये वाला बीच वाला एंगल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब उल्टा सोचो कि अगर ये तो एक जैसे हैं और यहां पर मैं साइज बड़ी करूं, बीच वाले को बड़ा बनाऊं, अरे तो बीच वाला बड़ा का मतलब क्या है, जिससे इनको जुड़ना है। अगर जिससे इनको जुड़ना है वो एक टेनिस बॉल है, छोटी है, और मैं बोलूं कि फुटबॉल पे आपको 2 वैलेंसी लगानी है, तो फुटबॉल पे आप 2 वैलेंसी को इजीली लगा पाओगे, क्योंकि बीच में अगर कोई बड़ा एटम है तो आराम से उस पर वैलेंसी दूर दूर लग सकती है। वैलेंसी दूर दूर लगने का मतलब है उनका थीटा इंक्रीज हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, ये जो रिपल्शन है, आराम से ये समझो इस बात को, अगर सेंट्रल एटम बड़ा होगा तो आप इसको, इनके बीच का रिपल्शन कम हो जाएगा। अगर सेंट्रल एटम बड़ा होगा तो इनका रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहली कंडीशन देखो आप, रिपल्शन से सोचना है, और दूसरी कंडीशन में रिपल्शन कम हो जाएगा। आराम से ऐसे आराम से लगा रखा है। आराम से लगाने का मतलब है कि आप ये मत समझना आराम से लगाने का मतलब है दूर हो गए एंगल, वो नहीं कह रहा हूं। आराम से लग गए इसका मतलब रिपल्शन कम हो गया। आपको इन दोनों को मतलब रिलेटिव कंपैरिजन है ये पहली चीज, तो आप उल्टा मत समझ लेना, रिलेटिव कंपैरिजन है। पहले रिपल्शन ज्यादा हो रहा था, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला छोटा था, साइड वाले बड़े थे। अब आप रिलेटिव कंपेयर कर रहे हो कि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है, तो वो इजीली उनके बीच में रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा तो फिर से पास आएंगे, और रिपल्शन कम होगा तो पास आएंगे, तो एंगल फिर से क्या होगा, घटेगा। तो इसीलिए इसका उल्टा चलता है बेटा, रिपल्शन से सोचो आंसर आएगा, रिपल्शन कम होगा। उल्टा सोचो, इसीलिए कह रहा हूं पहले ये सीखो, उसका उल्टा ये याद रख लेना, क्योंकि उसको इसको तुम फील नहीं कर पाओगे। सेंट्रल एटम की साइज का बढ़ने का फील नहीं हो पाता रिपल्शन से, बट होता रीजन वही है, बट फील नहीं हो पाता। ऊपर वाला फील हो जाता है कि सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ रही है तो रिपल्शन बढ़ रहा है, वो फील हो जाता है। अब तो क्लियर है, ये नोट कर लिया आपने? चलो आगे, अब आगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा पहला सवाल, चलो सवालों का तरीका हमारी अप्रोच से, हम चार्ट के अप्रोच से देखते जाएंगे। आ जाइए, मेरा पहला सवाल है, अगर मैं लिख दूं CO2, अगर मैं लिख दूं CO2 SO2, दूसरा सवाल CO2 XCF2, तीसरा सवाल, देखते जाओ फटाफट, तीसरा सवाल SO2 नहीं BFCO2, ठीक है, CO2 BF3 CH4। पहले यहां तक कर लेते, आगे के स्टेप्स बाद में क्लियर कर लेंगे, है ना। शुरू की 2 स्टेप से हमारा काम होगा, यहां पे शुरू की 2 स्टेप से हमारे 3 सवाल होंगे, और इस तरह के बहुत हो सकते हैं। मैं जस्ट आपको एक बेसिक अप्रोच सिखा रहा हूं कैसे देखना होता है। हमको पता है कि ये आपका AB2L0 है और ये आपका AB2L1 है। एक्चुअली ना यहां आकर बच्चों का जी घबराता है, जैसे अभी एक बच्चा था ना जो कह रहा था कि ये कैसे निकालते हैं, तो उसको ये लगा कि भैया सारी चीज तो स्ट्रक्चर का टाइप निकालने से हो रहा है,
ये इंसान क्यों उतना उस दिन चिल्ला रहा था कि बेटा ये सीख लेना, आगे वाले सारे लेक्चर इसी के बेसिस पे चलेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप, अब भी बहुत सारे बच्चों का हो सकता हो थोड़ा सा जी घबरा रहा हो, घबराहट बेचैनी हो रही हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो खटाखट बोल रहे हैं AB2L0, AB2L1, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन जो नहीं निकाल पा रहे हैं वो नहीं बोल रहे हैं। और जो नहीं निकाल पा रहे हैं उनके मन में एक अलग तरह की घबराहट है कि ओ भैया ये ही नहीं आता, ये तो सारा, ये इंसान डाइपोल मोमेंट तक ऐसे ही चलाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये इंसान डाइपोल मोमेंट तक ये चीजें चलाने वाला है। यानी कि मॉलिक्यूल का टाइप निकालना आ रहा है ना, तो मान के चलो आप 80% बॉन्डिंग तो वैसे ही सीख चुके हो। इसलिए ध्यान रखना इस चीज का। अब ये हमको पता चल गया, अरे कि ये तो लीनियर है और लीनियर है और ये बेंट है। अब मैं बोलूं कि एक लीनियर है ना, मैं आपसे कंपेयर करवा जाऊं लीनियर, है ना, लीनियर और बेंट में, तो लीनियर ही ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। बेंट ऐसा होता है, लीनियर ऐसा होता है। कोई बच्चा देख के बता देगा किसका एंगल ज्यादा है, बता देगा। ये हो गया। फिर यहां पे ये लीनियर है, ये क्या है, ये आपका AB2L0 है और ये आपका AB2L3 है, दोनों लीनियर है। अगर दोनों के दोनों लीनियर है तो इक्वल कर दो, दोनों के दोनों लीनियर है तो दिक्कत किस बात की, जब पता ही है कि सामने वाले दोनों लीनियर है तो झगड़ा खत्म, टाई हो गया मैच। कह रहे बराबर करो, छोड़ो हटाओ, तुम में क्या बड़ा छोटा देखोगे। आया समझ? अब लीनियर लीनियर स्पीसीज को क्या तुम आगे छोटा बड़ा करोगे, जब दोनों स्पीसीज लीनियर है, बड़ा कर दो यार, खत्म, बराबर कर दो, छोड़ो हटाओ। ठीक है। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर इसमें लोन पेयर ज्यादा है, उसमें तो लोन पेयर है नहीं। मैंने कहा, इसीलिए कहा बेसिक अप्रोच, मैंने इसीलिए तो, देख तूने जो चार्ट अपना खोला हुआ है उसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लीनियर। बहुत सारे बच्चे एक अजीबोगरीब झगड़ा लेकर आते हैं यहाँ पे। क्यों? ये वो बच्चे होते हैं जिनको समझना नहीं होता, जिनको सिर्फ कंफ्यूजन करना होता है। आप इसीलिए तो नहीं पढ़ पाते, इस सोच के साथ आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, आप अपने दिमाग को खुद ही कंफ्यूज करते हो। मैं कह रहा हूं कि पहले क्या देखना है ये तो सोच। तू भिड़ते ही लोन पेयर के नंबर देख रहा है, कह रहा है एक में लोन पेयर 0 है, एक में लोन पेयर 3 है। हाँ, तो कम ज्यादा लोन पेयर वाले का एंगल कम होता है, सर ने बताया था। मैं कह रहा हूं पहले क्या देखना होता है, जब तुझे ये पता चल रहा है क्यों मैंने इतनी मेहनत करी। मैं बेवकूफ हूं क्या बेटा जो मैंने सबसे पहले VSCPR लिखाना सिखाया, और मैं बेवकूफ हूं क्या कि मैं तुमको सबसे पहले यहां पे ही ये चीज सिखा रहा हूं कि बेटा इससे ज्यादा एंगल किसी का नहीं होता। अब अगर दो स्पीसीज ही ये मिल जाए तुमको कंपेयर करने के लिए, तो क्या तू लोन पेयर देखेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है। अब याद कर कि बॉन्ड एंगल पर जिन 3 ज्योमेट्री का असर नहीं होता था, वो 3 ज्योमेट्री कौन कौन सी थी? बॉन्ड एंगल का असर जिन 3 ज्योमेट्री पे नहीं होता था उनमें से ये एक थी, AB2L3। याद कर, ज्योमेट्री पर ये सवाल करवाया हुआ है बेटा मैंने तुमको। बॉन्ड एंगल का असर किस पे नहीं होता? AB2L3 पे नहीं होता, AB4L2 पे नहीं होता, AB5L2 पे नहीं होता। क्या ये तीनों ज्योमेट्री याद है? अरे असर नहीं होने का मतलब क्या है, जितना एंगल तुम सोचते हो उतना ही मिलेगा दो के बीच में। दो के बीच में तुम 180 सोचते हो, इसमें 180 ही मिलेगा दो के बीच में। चार के बीच में तुम पहले कितना सोचते थे, स्क्वायर में कितना सोचते हो, 90 डिग्री। AB4L2 में, AB4L2 में भी 90 डिग्री होता है, AB4L2 में भी 90 डिग्री रहता है। AB5L2, उन पांच के बीच में 72 डिग्री होना चाहिए। पेंटागोनल प्लेनर, पेंटागोनल प्लेनर में 72 डिग्री होता है। उन पांच पे कोई असर नहीं आया, वो पहले भी 72 डिग्री थे, दो लोन पे लगने के बाद भी 72 डिग्री हो गए। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, उनको अभी छोड़ो। ये सिंपल सा ऐसा फंडा है, पहले क्या देखना है बेटा वो देख। जब तुझे पता चल गया कि दोनों लीनियर है, अब जब स्ट्रक्चर दोनों लीनियर, क्या लोन पेयर के नंबर पे क्या उखाड़ेगा तू उसको? नहीं ना। तो इसीलिए कहते हैं कि क्यों मैंने उसको सबसे पहले लिखा है। चलो अभी इसको देखो, हमको पता चला कि ये भाई साहब हमारे लीनियर बैठे हैं, ओके।
ये भाई साहब हमारे AB3L0 बैठे हैं, ये भाई साहब हमारे AB4L0 बैठे हैं। भाई लीनियर सोच के भी इसको आप एक नंबर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसका हाइब्रिडाइजेशन कंपेयर करके भी इनको इस तरह से जो है वो आप कंपेयर कर सकते हो। लीनियर से वो एक नंबर पे आ ही रहा है, लेकिन आपको तो कंपैरिजन ही ऐसा दिया है जिसमें एक sp sp2 sp3, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी उसमें ज्यादा है और वो लीनियर भी है। तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हो, कोई खास बात नहीं है ना। तो आपने देखा कि हमने डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इनको कंपेयर कर लिया, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब बात आती है कि चौथा नंबर देख लेते हैं, आइए। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर, हमने लिखा CCl4, हमने लिखा SiCl4। क्या लिख दिया हमने? CCl4 एंड SiCl4। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं पहले इनका हाइब्रिड। ये जितने एग्जांपल मैं करवा रहा हूं ना, सब नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूं मान के चलो पहले 10 नीट के लिए है, पहले 10 एग्जांपल्स नीट के लिए हैं। अगर उसके बाद जो करवाऊंगा वो एक बहुत आसान होंगे, बट हाँ ठीक है, नीट से प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन पहले तो जो 10 करवाऊंगा ना वो तो नीट के बेसिस पर चलेंगे। हो सकता है सीधे यही छप जाए आपके, सीधे यही छप जाएंगे, बोले यही तो सर ने करवाया था, यही आगे। ये देखो यहां पर क्या है बेटा, ये आपका AB4L0 है, यस और नो है। ये आपका AB4L0 है। मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम। लोन पेयर एब्सेंट, तो बॉन्ड एंगल क्या कर देंगे, इक्वल। कहां है हम, इस जगह पे, ये टाइप का है वो। लोन पेयर एब्सेंट है और हाइब्रिडाइजेशन सेम निकला है। हाइब्रिडाइजेशन सेम निकला है इनका, देखो आपको, देखो इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकलेगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। लोन पेयर एब्सेंट है, किसी के पास नहीं है, तो हम इसका बॉन्ड एंगल क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं वो सुनना, यहीं पे जाएंगे, सेंट्रल एटम की साइज देखेंगे, कार्बन सिलिकॉन, सिलिकॉन कार्बन सिलिकॉन, सेंट्रल एटम बढ़ गया। सेंट्रल एटम बढ़ता है तो सर ने कहा था सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने पर बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको कम कर देंगे। यही बेसिक अप्रोच आप इसके साथ भी लगाते हो, यही बेसिक अप्रोच आप इसके साथ भी लगाते हो। आप इसको भी ऐसे ही करते हो। बहुत सारे बच्चे देखेंगे BF3, BCl3, BBr3, बिना देखे कह रहा F से बड़ा Cl, Cl से बड़ा Br, सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। अरे भाई तू इस तरफ है, उस तरफ नहीं है, वो चार्ट का लेफ्ट साइड है। जब तू पहले ये चेक करेगा उसके बाद तू इस वाली स्टेप पे आएगा। ये प्रॉपर स्टेप्स हैं। आप अगर इसमें से किसी भी स्टेप को पहले उठाते हो आप गलती कर दोगे। अगर आप सबसे नीचे वाले को सबसे पहले देख रहे हो तो गलत तो सवाल वही हो गया, गलत तो सवाल वही हो गया। इससे पहले ये टर्मिनल एटम की साइज, सेंट्रल एटम की साइज सोचने से पहले इतना कुछ है सोचने को, तो सबसे पहले इसको नहीं देखते बेटा, इसको तो सबसे आखिर में देखते हैं, इसको सबसे आखिर में देखते हैं। तो पहले पता करते हैं कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर है या नहीं है। नहीं है तो हमको उस तरफ जाना ही नहीं, हमारी बात ही खत्म हो गई, हम तो इधर ही रहना है, फिर तो हमको तो इधर ही रहना है। जैसे ये सवाल है तो ये इक्वल है, ये करवा ही दिया ये वाला सवाल, तो ये सेम रीजन है ना, ये रीजन सेम है, ये गलत, ये इक्वल आएगा ना, ये सेम है जब इस तरह से चलता है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। भाई बॉन्ड एंगल पूछ लिया, अरे तो भाई एक बात बताओ, देखते ही बॉन्ड एंगल बताने का मतलब तो डेटा याद हो गया फिर तुमको, फिर तो तुम किसी को भी देख के बता दोगे, 109 डिग्री जरा, 117.5 तू भी जरा। हमको उनके एंगल याद नहीं है, हमको स्पीसीज देखकर एंगल का ऑर्डर निकालना है। वो तुमसे नहीं पूछ रहा है, मैं आज तुमको पूछ लू कोई भी मॉलिक्यूल इसका एंगल बता, नहीं बता पाओगे, कम ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत, हम अप्रोक्सीमेट चलते हैं। हम स्ट्रक्चर को देखकर जज करते हैं कि ये 120 डिग्री का होगा लगभग, ऐसा हम दिमाग लगाते हैं। आज लास्ट क्लास है क्या इस चैप्टर की? मोहसिन राजा रजा कह रहा है, तुम कुछ नहीं हो सकता बेटा तुम्हारा, कुछ भी नहीं।
ये सवाल समझ आ गए, आगे चल सकते हैं। अब देखो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल करवाते हैं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है उससे नीट उससे आगे नहीं जाएगा तुम्हारे, लगता कभी कभी ऐसा है कि वही सवाल क्यों ना आ जाएगा, वही सवाल आ जाएगा। देखो छठा नंबर सवाल कैसे, मैंने लिखा CH4, मैंने लिखा NH3 और मैंने लिखा H2O। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना इसको, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसके एंगल्स बच्चों को याद होते हैं। इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल आपको ऑलरेडी पता होते हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल आपको अच्छे से याद होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता होती है, CH4 109.5 डिग्री होता है, ये 107 डिग्री होता है और ये 104.5 डिग्री होता है। ये एंगल याद रखना। अमोनिया का एंगल लगभग सबको याद होता है, ठीक है, आज मैंने पहली बार लिखवाया है, आपको भी याद हो जाएगा। और H2O का एंगल सबको याद होता है, बार बार ये चीजें आ ही जाती है। तो ये तो वो मॉलिक्यूल है, कहते ना कि ये घर के आदमी है अपने। अब घर के लोगों के तो नाम पता होंगे ही ना बेटा, है ना। मान लो मैं आपको 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आदमी बोलूं किसका एंगल याद रखने, रख देंगे हम। और किसी को नहीं याद है, किसी को नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम तो कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, हम स्टेप से चल रहे हैं, हम स्टेप से चल रहे हैं। आ जाओ बताओ, क्या है ये AB4L0 है या नहीं है? क्या ये AB3L1 है या नहीं है? क्या ये AB2L2 है या नहीं है? अब अगर आपको याद है तो आप मार्क कर ही दोगे, आपको याद नहीं भी है तो आप मैं जो सिखा रहा हूं आप उस हिसाब से चल लो। आप ये नोट करोगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सबके सब sp3 है। देख लो, 4+0 sp3, 3+1 4 sp3, 2+2 4 sp3, सबकी टोटल 4 है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट लोन पेयर इज डिफरेंट, बट नंबर ऑफ लोन पेयर इज डिफरेंट। यानी लोन पेयर प्रेजेंट भी है और नंबर डिफरेंट भी है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और मैं तो वो डेटा लिखा हुआ है साइड में, वो देख लो, है ना, रेस्पेक्टिवली ये इनके लिए डेटा लिखा हुआ है, ये लो एंगल का डेटा भी लिखा हुआ है उधर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है इसलिए उनका डेटा लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो हम तो डायरेक्ट भी देख रहे हैं कि बट द नंबर ऑफ लोन पेयर इज डिफरेंट। तो हमको पता है कि इस केस में नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होता है तो थीटा क्या होता है बेटा, तो फिर थीटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये हमको पता है, थीटा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमने उस बेसिस पे इसका ऑर्डर तो निकाल लिया। मैंने साइड में इनके डेटा भी लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनके डेटा को ध्यान में रख लेना बेटा। क्लियर है, चलो हम आ चुके हैं, हम कितने स्टेप्स कर चुके हैं, ये वाले स्टेप्स कर चुके हैं। अच्छा एक सवाल अब आपको हम कॉम्बो पैक देते हैं ना, मूवी देखने जाते तो हम बोलते हैं कि लाओ एक लार्ज टब दे दो, है ना, लार्ज टब दे दो पॉपकॉर्न का, 2 पेप्सी दे दो। तो फिर वो बोलता है कि इससे अच्छा तो आप एक काम करो सर, है ना, 2 रेगुलर पॉपकॉर्न ले लो, 2 रेगुलर पॉपकॉर्न ले लो, एक नाचोस का पैकेट आ जाएगा और 2 मीडियम पेप्सी आ जाएगी, और ये कॉम्बो आपका 900 रुपए में हो रहा है। वैसे आप कर रहे थे तो भी आपके 700 रुपए हो रहे थे सर। वो ऐसा अपने को सजेशन करता है। तो अब आपको एक कॉम्बो पैक दिखाते हैं, आइए। तो आप अचानक से बोलते हो अरे यार कॉम्बो, तो आप एक इतना बड़ा ट्रे उठा के मूवी देखने ले चले जाते हो करके, हाँ ठीक है कॉम्बो खाएंगे, खाओगे कॉम्बो, ठीक है। तो आपको भी एक कॉम्बो पैकेट देते हैं। अब एक बात बताओ, कॉम्बो का मतलब क्या है, कॉम्बो का मतलब क्या है, 2 रेगुलर पॉपकॉर्न है तो वो एक जैसे हैं, 2 मीडियम पेप्सी हैं तो वो एक जैसी हैं, एक नाचोस है जो अलग ही है। तो कॉम्बो के अंदर भी आप ऐसे थोड़ी देख लोगे कि सबको उठा के एक साथ खा जाओ। कॉम्बोज अगर कॉम्बो है तो उसमें भी सब अलग अलग है। 2 रेगुलर पॉपकॉर्न एक जैसे हैं, 2 मीडियम पेप्सी एक जैसी हैं, एक नाचोस पूरा अलग है। तो यानी कि आप उनको भी अगर आपसे पूछा जाए कि टेस्ट वाइज सेपरेट करो, कर सकते हो, तरीके वाइज सेपरेट करो, कर सकते हो। यानी कि अगर कॉम्बो आ जाए तो आप अलग अलग कर सकते हो। तो पहले कॉम्बो को ऐसे नहीं देखना कि भिड़ते ही के सारा देख लूंगा, तो आपको एक कॉम्बो देते हैं, कॉम्बो देखते हैं, आओ 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 कॉम्बो देते हैं। और कॉम्बो कैसे देते हैं, ऐसे देते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैंने लिख दिया CO2, फिर मैंने लिख दिया आपका
I3 माइनस, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया आपका BF3, फिर मैंने लिख दिया आपका SO2, फिर मैंने लिख दिया आपका क्या 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 क्या, हाँ ये ठीक है, BF3 SO2 लिख दिया। उसके बाद मैंने लिख दिया आपका क्या, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे CH4, वापस वही लिख रहा हूँ है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे NH3, उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे H2O, क्या लिख दिया मैंने, H2O। कॉम्बो पैकेट आ गया भैया, कॉम्बो। ये कॉम्बो मिल सकता, अभी तक जो हमने किया उसका कॉम्बो मिल जाता हमको। तो कॉम्बो को कैसे सॉल्व करें? अजय सिंह कह रहा है कि जो मेरे साथ मूवी देखने जाएगी, ओके, उसको एक कॉम्बो फ्री मिलेगा। अच्छा, और अगर जाएगा तो है, जाएगा उसको क्या मोकेम्बो दिखाएगा? कह रहा मेरे मोकेम्बो को खुश कर दे। मोकेम्बो खुश हुआ। ये तुम अंदर जाके भी पानी पूरी खाते हो? ये कह रहा पानी पूरी खाता हूं। बस कौन से में मिल रही पानी पूरी? तो देखो बेटा, इसमें नाचोस को अलग कर लो। नाचोस अलग होंगे सबसे पहले, ये रहे नाचोस, अलग हो गए। फिर ये दो आपके रेगुलर पॉपकॉर्न हो गए, ऐसे करने पड़ेंगे फिर। अब साइज रेगुलर है, हो सकता हो एक चीज पॉपकॉर्न हो, एक हो सकता हो सॉल्टेड हो, तो उस हिसाब से देख लेंगे। और इन तीन को हमने अलग कर लिया। सबसे पहला हमारा काम है कि ये सबके सब sp3 है, ये सबके सब sp2 है, ठीक है, और ये लीनियर है, ऐसा है, ये दोनों के दोनों लीनियर है। अब आप क्या करोगे, इस कॉम्बो में से बड़ा टुकड़ा बनाओगे, और जब बड़ा टुकड़ा बनाओगे तो हमको ये पता चल गया कि जो लीनियर है, अगर ये दोनों स्पीसीज लीनियर है तो ये बराबर भी हो गई और इन सबसे बड़ी भी हो गई। ये दोनों स्पीसीज अगर लीनियर है तो बराबर भी हो गई आपस में और बड़ी भी हो गई, किनसे, बाकी दो से। फिर पता चल गया कि ओहो ये sp2 है और ये तीनों sp3 है, यानी कि ये दो बराबर हो गए, ये दो बड़े हो गए बाकी sp3 से। ये तय बात है कि sp3 अगर है, sp2 है, sp3 है, तो sp3 छोटा होगा और sp2 बड़ा होगा, क्योंकि वो कंपैरिजन हमको याद है, sp sp2 sp3, हमने ऊपर वाला दिमाग लगा दिया। तो हमने बड़े बड़े काम तो कर लिए, हम इनको सेपरेट कर चुके हैं। फिर हमने देखा कि यहां पर ये जो BF3 है ये sp2 है, लेकिन ये क्या है, ये आपका AB3L0 है और ये आपका AB2L1 है। जब आपने जैसे ही देखा कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है दोनों का, लेकिन इसमें लोन पेयर 0 है और इसमें लोन पेयर 1 है, यानी लोन पेयर वाला कम हो जाएगा। फिर हमने एक नया नियम सोचा, फिर इसमें इसमें बीच में ये लगा दिया। फिर हमने यहां पे ऊपर वाला तो कर ही लिया था बेटा, है ना, ये आपका AB4L0 है, ये आपका AB3L1 है और ये आपका AB2L2 है, यानी कि इनका हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन इनके भी लोन पेयर जो है वो जैसे से बढ़ रहे हैं, एंगल हम कम कर देंगे। बताओ, बात समझ आई? बात समझ आई? अगर बात समझ आई, चलो अब आपको एक दो सवाल और करवाते हैं, उसके बाद दो सवाल और करवा देते हैं, वो नीट बेसिस पे हो गए। फिर हम आपको कॉमन सेंस यूज करके सिखाएंगे कि और भी आप किस तरह से बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस कर सकते हो। लाइक वो भी होंगे उसी तरह से, बट आप ज्योमेट्री के आसपास सोचकर कर सकते हो। यहाँ पे 8वां सवाल आप आपको करवा देते हैं। चलो 8वां सवाल हमने करवाया और हमने ले लिया क्या, हमने लिया NF3, हमने लिया NCl3, ठीक है, और NBr3, ये ले लिया। फिर हमने यहां देखो एक चीज आपको समझ आएगी, इन तीनों का टाइप भी सेम है, यानी कि आप देखोगे तो ये सब के सब AB3L1 है। लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, लोन पेयर इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। और आप देखोगे कि AB3L1 का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है,
यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम। लेकिन इसमें तुमको क्या अलग दिख रहा है ना? इसके अंदर, इस सवाल के अंदर क्या लिख रहा है? हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम। तो क्या अलग है? सराउंडिंग सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम डिफरेंट। एक में फ्लोरीन है, Cl है, Br है। और यहां पे जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा? यहां से हमको एक चीज पकड़ में आएगी कि साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीज, तो थीटा क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। तो बस हमने फिर यहां से देखा और FCl Br वाला रूल यहां लगाया है हमने। क्यों? क्योंकि यहां पर लोन पेयर्स सबके पास है, बराबर है, तो सबसे आखिरी वाले रूल पर आए हम यहां पे, इस वाले में सबसे आखिरी रूल पर आए। ठीक है भाई। तन्वी कह रही है छुट्टी दे दो। अच्छा तन्वी, मैं तो तुमको यही बोलूंगा कि तन भी और मन भी दोनों लगा कर बेटा यहां बैठा करो। ठीक है? सिर्फ तन्वी से काम नहीं चलेगा, मन भी लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए तन्वी, तुम्हारे नाम में ही खैर ऐसा है कि तुम सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रह सकती हो, तन्वी। तो तन से काम नहीं चलेगा बेटा, तन मन धन, धन तो लग ही चुका है पापा का, तो तन मन धन तीनों लगाओ। तन्वी, मनवी, धनवी, तीनों लगाओ बेटा। सिर्फ तन्वी से काम नहीं चलेगा। लगाओ लगाओ लगाओ। यमराज कह रहा है एक बार समरी भी दे देना। भाई बताओ, एक तो इसका नाम, ऊपर से इसको चाहिए समरी। ओहो। चलें आगे। सर आप हमेशा लाइव लिया करो बेटा, फिर अगले साल कोर्स होएगा। अगले साल नहीं, बट टाइम लग जाएगा, समझो बात को। तो ठीक है, बीच बीच में पता है मेरे को तुम भूल जाते हो इंसान को, टीचर को तो उससे सबसे सबसे जल्दी भूलने वाली चीज क्या होती है पता है दुनिया में? मास्टर। जिसे कोई याद नहीं रखना चाहता है, ऐसी वस्तु का नाम बताओ, मास्टर। और पढ़ाई, जिसे, जिसके काम को और जिसके नाम को नहीं याद रखा जाता, वो एक ही तो आदमी होता है, मास्टर, और उसके द्वारा किया गया काम, पढ़ाई। पढ़ाई को तुम याद रखना नहीं चाहते, तुमको उसके किए गए काम से नफरत होती है, इसीलिए याद ही नहीं रहते वो। टीचर्स डे के दिन याद आते हैं सिर्फ, कह रहे कि हैप्पी टीचर्स डे सर, आज जो कुछ भी हैं हम आपकी वजह से हैं, हम आपने हम अंधेरे में दिया जलाया, हाँ आज तो लाइट नहीं आ रही थी इसलिए जलाया था, है ना, तो दिवाली थी। और ऐसे ऐसे बड़े 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 शब्द लिखते हैं, इतने बड़े बड़े शब्द मत लिखो, रोज याद रखा करो, एक दिन मत रखा करो। ये एक दिन वाला कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए होता है जिनको चीजें याद नहीं रहती। फादर्स डे वो मनाते हैं जिनकी जिंदगी में बाकी के 364 दिन फादर्स की अहमियत नहीं होती। फादर है वो, त्योहार नहीं है। ठीक है? त्योहार को एक दिन मनाया जा सकता है, वो पिताजी है, उनको रोज मनाओ, इंसान है वो, त्योहार नहीं है बेटा। मदर्स डे एक दिन मनाएंगे, क्यों? उसकी वजह से तुम हर दिन मना पा रहे हो, उसको एक दिन मनाओगे सिर्फ? नहीं ना, त्योहार को एक दिन मना लो। पेरेंट्स को कौन एक दिन मनाता है, तो रोज मनाएंगे। आइए, दिन प्रोफेशन के लिए होता है, उस इंसान के लिए नहीं जो उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। तुम डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर्स डे के दिन तुमको सबसे ज्यादा विशेष मिलेगी,
लेकिन तुमको ऐसा लगेगा कि क्या सिर्फ मुझे याद किया जा रहा है? नहीं नहीं, उस एक दिन तुम्हारे काम को याद किया जा रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो एक इंसान तुमको हमेशा याद रखेगा। इसलिए तुमको याद नहीं किया जा रहा, तुम्हारे काम को याद किया जा रहा है। टीचर्स डे का मतलब है कि आपकी टीचिंग के लिए वो याद कर रहे हैं आपको लोग। लेकिन इंसान ऐसे बनो कि आपको हमेशा याद रखे। इंसान पहले अच्छे इंसान बनो, प्रोफेशनल बाद में बनना। किसी भी प्रोफेशन में जाओ, तुम्हारा अच्छा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो टीचिंग हो चाहे कुछ भी हो। तो इसीलिए मतलब मेरी बातें हो सकता हो तुम्हारे ऐसे 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 ऊपर जाती हो, बट क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं बेटा। मैं यही सब बोलता रहता हूँ। मुझे लोग पसंद नहीं करते, खास तौर से तुम्हारी जनरेशन के बच्चे मुझे कभी पसंद नहीं करते। कहता है लेक्चर देता है, हाँ तो मेरा काम है लेक्चर देना, मैं देता हूँ। और भी तरीके हैं मेरे पास। आ जाइए अगला सवाल। 9 नंबर क्वेश्चन। मैं कह दूं PCl3, NCl3, PCl3, ASCl3, इस तरह का सब करवा देते। ठीक है, ये वाला सवाल करवा देते हैं। देखो इस सवाल में आपको क्या क्या मिलेगा। आपको इस सवाल में सबके सब AB3L1 मिलेंगे, यस। सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, यस। तो अब देखते हैं कि इसमें है क्या। देखो इसके अंदर सबकी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम। ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, सराउंडिंग एटम सेम। तो फिर सेंट्रल एटम डिफरेंट, और सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो यहां पर सेंट्रल एटम की साइज अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा सबसे लास्ट। तो इसका मतलब है यहां से एंगल क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, सेंट्रल एटम की साइज बढ़ने पर एंगल कम होता है, सिखाया था। 2 पॉइंट आखिर के दोनों एक सवालों में मैंने मिक्स कर दिए। एक कह रहा है मोए मोए द वर्ल्ड अपेंडिक डिजीज है। अब वो पेंडेमिक होता है, तेरे अपेंडिक्स है क्या? क्या लिख रहा भाई तू? तेरा खुद का मोए मोए हो रहा है? तेरा खुद का मोए मोए हुआ पड़ा है। कौन सा लिख रहा तू, कौन सी डिजीज हो गई है? फिर कह रहे हो अंग्रेजी मीडियम में और पढ़ते हम। मैं ठीक हूं, हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ। आ जाओ कुछ सवाल और करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। आइए, अब जो मैं सवाल करवा रहा हूं उसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना है, ठीक है, दिमाग लगाना है, कर लोगे आप अपने आप। कुछ कुछ सवाल मैं आपको करवा देता हूं, आ जाइए। बहुत आसान आसान है, वो ऐसा नहीं कि इससे ऊपर वाले हैं, नहीं नहीं, मतलब उसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको सोचने हैं बस। और बाय डिफॉल्ट वो एडजेसेंट बॉन्ड एंगल आपको देखना है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं कि आपको अगला सवाल मैं करवा दूं, 10वां नंबर सवाल मैं करवा दूं। मैंने लिख दिया I3+ एंड I3-। ठीक है, मैंने 11वां सवाल ले लिया, मैंने लिखा ICl2- एंड ICl4 जो है माइनस। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने ले लिया आपके पास 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर ले लिया। 12 नंबर पे हमने एक सवाल ले लिया सिंपल सा, और वो सवाल हमने ले लिया क्या, तीनों को एक साथ कंपैरिजन कर लेते हैं, वो भी अच्छा सवाल है, वापस करवा लेता हूं। NO2+, NO3- एंड NO2-। इस सवाल को वापस देख लेते हैं, अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, करके दिखाओ ये वाले क्वेश्चंस जल्दी। जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं।
एमडी कह रहा, एमडी परवेज, मोहम्मद परवेज कह रहा है कि सर आपके पास एटीट्यूड बहुत है। हाँ होना चाहिए ना बेटा, तेरे पास है, होना चाहिए। पॉजिटिव, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, है ना। एटीट्यूड के आगे एक शब्द ऐड करो, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड किसी को कुछ पॉजिटिव वे में सिखाए, ऐसा एटीट्यूड रखिए। आपका एटीट्यूड कभी किसी को नेगेटिव वे में कुछ सिखाए, वो एटीट्यूड नहीं है, ठीक है ना। और प्रोफेशन, एक एक आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो उससे रिलेटेड एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। एक डॉक्टर के अंदर डॉक्टर वाला एटीट्यूड नहीं होगा तो उसके, वो भले ही कितना ही अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, उसको जनता मजाक समझेगी, कह रहा पागल है करता रहता है। ये लगता ही नहीं, हम बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों से मिलकर हमारा पहला स्टेटमेंट कई बार होता है बेटा कि यार उसको तो देख के लगता ही नहीं है कि वो डॉक्टर है भाई, लेकिन वो बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो इसीलिए आपको अपने प्रोफेशन के साथ आपके एटीट्यूड को मैच करवाना पड़ता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। और लाइफ में जब कुछ भी कभी भी बन जाओ, जिस प्रोफेशन में जाओ, जिस फील्ड में जाओ, उस फील्ड का एटीट्यूड अपने अंदर झलकना चाहिए, क्योंकि तुमको लोग फॉलो करेंगे, तुमको देखेंगे, तुमसे सीखेंगे। बाकी तुम समझदार हो। एक डॉक्टर के पास जाते हो और वो बैठ के टेबल बजा रहा हो कि परदेसी परदेसी, हाँ भाई आजा 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 आजा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ तुम भाग लोगे उल्टे पांव, नहीं कराना इससे इलाज। सर्जरी करने आया है सर्जन और गाने गा रहा है तुम उठ के चल जाओगे बेड से, बोले भाई मुझे तो करवानी नहीं है सर्जरी। एटीट्यूड मैटर करता है, एटीट्यूड मैटर करता है। पूरे दिन आप मत रहो, बिल्कुल। आप बेवजह एटीट्यूड नहीं रखवा सकते। आप क्या काम कर रहे हो उस वक्त देखो, ठीक है भाई। मैं इस क्लास के अलावा आप मुझसे कभी मिलना, मुझे बहुत सारे लोग भी कहते हैं तू लगता ही नहीं है कि टीचर है, ठीक है। मेरे को टीचर सिर्फ यहां लगना है, इससे बाहर नहीं लगना है। जहां जो काम कर रहे हो वैसा काम होना चाहिए। I3+, ये बैंट होता है, आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर, ये देखो ये लीनियर होता है बेटा, ये लीनियर है तो आप इसको ज्यादा कर दो, ये बेंट है, आप निकाल के देख लेना इनके टाइप, आपको पता चल जाएगा। ये लीनियर है और ये स्क्वायर प्लेनर है। अब इसके अंदर एक दिक्कत है कि इसके अंदर एडजेसेंट बॉन्ड एंगल पूछ रहा हूं मैं इसमें, है ना। ये ध्यान रखना कि इस ICL4 में मैं एडजेसेंट की बात कर रहा हूं, नॉट आमने सामना। क्योंकि आप बोल दोगे कि सर, अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच लेंगे कि ICL4 ऐसा होता है। मेरी बात को समझना, आप गलती कहां करते हो। ICL4 ऐसा होता है। अब अगर मैं एडजेसेंट की बात नहीं करूं और इस एंगल की बात करूं तो ये तो 180 डिग्री है, ये भी तो 180 डिग्री है। अगर मैं आमने सामने की बात कर लूंगा तो वो 180 डिग्री हो गया। उस हिसाब से तो फिर ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये 180 डिग्री होता है, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, तो फिर तो सर इक्वल हो गए। लेकिन मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जब भी एंगल पूछा जाता है तो एडजेसेंट पूछा जाता है। बाय डिफॉल्ट जब एंगल पूछा जाता है तो क्या पूछा जाता है बेटा, एडजेसेंट पूछा जाता है। यानी कि हम इस एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हमने यहां पर इसको अगर मैं अल्फा बोल दूं और इसको अगर मैं बीटा बोल दूं, इसको अगर मैं बीटा बोल दूं, तो मैंने बेटा बीटा की बात करी हुई है यहां पे, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना कहीं, क्योंकि दिक्कत हो जाती है ना, क्योंकि बोल दोगे सर ये भी तो 180 डिग्री है सामने वाला। मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं बोला जाता है तो वो एडजेसेंट होता है। हालांकि अगर कभी ऐसा कंफ्यूजन हो तो एक अच्छा टीचर और एक अच्छा एग्जामिनर मेंशन करके देता है कि अल्फा बटा बीटा बता, मेंशन करके देता है, या एडजेसेंट वर्ड यूज करता है, एडजेसेंट वर्ड यूज करता है। अब आप इसको ऐसे देखोगे तो ये भी एंगल कौन सा है, CL ICL, और ये भी एंगल कौन सा है, CL ICL। लेकिन मैंने अल्फा नहीं पूछा है, मैंने यहां पे बाय डिफॉल्ट बीटा पूछा है स्क्वायर प्लेनर के हिसाब से। तो बीटा जो है वहां पे बीटा 90 डिग्री है और अल्फा जो है वो 180 डिग्री है। मेरा कंपैरिजन बीटा से था, मेरा कंपैरिजन अगर मैं बोलूं बीटा से है तो फिर बीटा से कंपैरिजन में ये पीछे आ जाएगा।
मोनिका शर्मा कह रही है सर इनऑर्गेनिक में कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा बेटा एक दिन, जब इसी के 15 सवाल में से 13 सवाल करोगे। कह रहे 13 हो गए थे इसमें से, और 10 मिनट में भी नहीं लगे सर, 6-7 मिनट में 13 सवाल कर दिए थे। मोनिका उस दिन का इंतजार करो। आयुषी द्विवेदी कह रही है सर लाइव नहीं लिया करो, बातें बहुत होती है। एक आध दिन तो बातें सुन लो, 5-5 लेक्चर के बाद एक लेक्चर लाइव ले रहा हूं। कौन सा मैंने तुमको कल लाइव देनी है, कल तो वही रिकॉर्डेड आ जाना है फिर से आगे का। ठीक है भाई, चलो कुछ होमवर्क देके, ये अच्छा ये कर दो, ये रह गया। कुछ होमवर्क देके जाऊंगा। NO2 प्लस लीनियर है, मैक्सिमम कर दो। NO3 माइनस और NO2 माइनस, अब ये दोनों के दोनों sp2 है, लेकिन ये जो है ये आपका Ab3L0 है, और ये जो है आपका वो Ab2L1 है। तो इसका मतलब है कि इसमें लोन पेयर ज्यादा है तो इसका एंगल कम हो जाएगा। वो तो लीनियर कह दो, sp कह दो, कैसे भी कह लो, है ना। लीनियर कह दो, sp कह दो, उससे भी आप यहां वाला साइन तो उठा ही लोगे। जब यहां वाला साइन उठा लिया तो फिर sp2 वाले पीछे आ गए दोनों। अब इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन नंबर ऑफ लोन पेयर डिफरेंट है, तो लोन पेयर ज्यादा तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। कुछ होमवर्क मैं आपको देके जाऊंगा, क्लास एंड कर रहा हूं। स्लाइड आप देख लेना, होमवर्क की स्लाइड आपको नोट्स के अंदर ऐड होगी, है ना। तो मैं यहां पर होमवर्क लिख रहा हूं। कल आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर मिलने वाला है। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स की हम बात करेंगे, जैसे ओड इलेक्ट्रॉन के अंदर कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। कोई 3-4 ओड इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मिल जाएंगे। और आपको डी का हाइब्रिडाइजेशन में डी कब यूज होता है कब यूज नहीं होता है, एक वो वाला पॉइंट हम कर लेंगे। कौन से डी यूज होते हैं वो हम कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कुछ सॉलिड स्टेट में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। बहुत छोटे छोटे 3 टॉपिक हैं जो कल होंगे, कल रिकॉर्डेड क्लास में होंगे। और हो सकता है उसके बाद ओवरलैपिंग भी हम स्टार्ट करें, बॉन्ड आइडेंटिटी वगैरह ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो होमवर्क में आज आपको क्या मिलने वाला है, बॉन्ड एंगल के क्वेश्चंस मिलेंगे। जिस तरह से हमने वो बॉन्ड एंगल के ऑर्डर किए हैं उसी तरह से कुछ नए और कुछ सवाल मैं आपको यहां पर देके जाऊंगा बॉन्ड एंगल के, कर लेंगे बेटा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच विद दैट पर्टिकुलर थैंक यू स्लाइड ऑल्सो। यस, थैंक यू सो मच। नमस्कार, पढ़ते रहिए। फिर मौका मिलेगा लाइव मिलेंगे, लेकिन उस तक बीच में रिकॉर्डेड लेक्चर के लिए। ठीक है भाई, चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, नमस्कार।